Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision class for the subject Indian Penal Code IPC 1860 एंड हमने पहली वाली वीडियो में जो मैं रैपिड रिवीजन की बना रहा हूँ सीरीज़ की, हमने अप टू सेक्शन 409 हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो हम चैप्टर 16 हमने कर लिया था बहुत पहले, अब चैप्टर 17 चलाया हुआ है, तो हमने 409 अप टू सेक्शन 409 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। सो अब बिना एक भी मिनट ख़राब किए हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने सेक्शन 410 410 के आगे आगे जितने आज हमसे हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन उसकी समझेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे, और मैं एग्जांपल्स के साथ वो सेक्शन पूरा आपको समझा दूंगा आईपीसी का, ठीक है। जो धारा लगती है एक ऑफेंस के लिए आईपीसी से वो समझा दूंगा अच्छी तरह, इंटरप्रिटेशन भी और उसका मीनिंग भी कि सेक्शन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 410 सीधा सीधा ये बता रहा है ऑफ द, इसकी मार्जिनल नोट पढ़ो जो, ऑफ द रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, तो कोई चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त करता है। चोर तो कोई और है लेकिन उसने चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त किया, मतलब रिसीव किया है, तो उसके बारे में 410 में बताया हुआ है कि अब उसको कितनी सज़ा वगैरह मिलेगी, कैसे उसको डील किया जाएगा उस चोरी की संपत्ति को जो प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 410 स्टोलन प्रॉपर्टी, तो पहले इसमें 410 में बस स्टोलन प्रॉपर्टी डिफाइन किया हुआ है। स्टोलन प्रॉपर्टी चोरी की हुई संपत्ति होती क्या है। तो अब प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटोर्शन और बाय रोबरी, ठीक है। एक संपत्ति जिसका पोजेशन, मतलब ए ने चोरी की, लेकिन ए ने वो चोरी, जो संपत्ति चोरी की, मूवेबल प्रॉपर्टी जो चोरी की, जो चल संपत्ति चोरी की, वो बी को दे दी, तो बी ने उसको, बी के पास उसका पोजेशन, उस बी के पास उस प्रॉपर्टी का, संपत्ति का कब्जा कैसे है, यही बताया हुआ है। प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ मतलब उस प्रॉपर्टी का, हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटोर्शन और बाय रोबरी। किसी चोर ने एक संपत्ति प्राप्त की है, पहले तो या तो उसने चोरी से की है, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ इंस्टेंट इंजरी दिखाकर या तो एक्सटोर्शन की है, या तो फिर रोबरी का फियर दिखाकर या रोबरी कमिट कर उसने वह प्रॉपर्टी संपत्ति प्राप्त किया एक व्यक्ति से। तो यही कह रहा है एंड प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड, या एक प्रॉपर्टी को किसी ने क्रिमिनली, मतलब आपराधिक तरीके से मिसअप्रोप्रिएट किया है। ओरिजिनली प्रॉपर्टी थी किसी और की और उसे वो यूज़ कर रहा है, मतलब अपनी समझ के, ठीक है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड, या किसी संपत्ति पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, मतलब किसी ने अपनी प्रॉपर्टी एंड ट्रस्ट की थी किसी को, मतलब ए ने अपना मोबाइल फ़ोन बी को दिया था कि भाई मेरे फ़ोन का संभाल के रखियो, मैं अभी मंदिर में दर्शन कर आता हूँ। तो अब उस जो बी भाई साहब जिसको फ़ोन एंट्रस्टमेंट किया गया था, उसने वह फ़ोन बेच दिया, तो अब उसने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो उसने अब वो फ़ोन बेच दिया। तो अब उसे के बारे में बता रहा है कि अब क्या होगा, किसी ने वो प्राप्त किया तो उसको क्या होगा। इज डेजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी, तो उसको बोलते हैं कि वह स्टोलन प्रॉपर्टी है, वह चोरी की संपत्ति है। वेदर द ट्रांसफर हैज़ बीन मेड, या तो ट्रांसफर हो गया है, कंप्लीट हो गया, वेस्टेड हो गया है, और द मिस अप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन ट्रांसफर और हैज़ बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया। तो कह रहा है ट्रांसफर, या तो उस संपत्ति का ट्रांसफर इंडिया के अंदर हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है, कोई मटेरियल नहीं करता, तभी वो स्टोलन प्रॉपर्टी आएगी। जो मिस अप्रोप्रिएशन है, जो प्रॉपर्टी किसी और की थी और उसको कोई मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, मतलब उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब चाहे वो मिस अप्रोप्रिएट इंडिया में कर रहा है या इंडिया से बाहर कर रहा है, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज़ बीन कमिटेड विद इन और विदाउट इंडिया, या जो सीबीटी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो या तो इंडिया में हुआ है या बाहर हुआ है, ठीक है, तो वो भी स्टोलन प्रॉपर्टी में आएगा। बट परंतु यह, इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ द पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, अगर बाद में जाके वह चोरी की गई संपत्ति उस व्यक्ति को वापस मिल जाती है, किस व्यक्ति को वापस मिल जाती है, जो कानूनी तौर पर उसका हकदार है, मतलब उसका स्वामी है, उसका ओनर है, उसका मालिक है, तो देयर ऑफ, तो वो जो प्रॉपर्टी वैसी थी वैसी की मिल जाती है। इट देन सीजेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, तो तब से जैसे मालिक के पास वह प्रॉपर्टी आई, वह स्टोलन प्रॉपर्टी अब नहीं रही, ठीक है। तो वो तो सबको पता है भाई, मेरा फ़ोन किसी बी ने चोरी कर लिया, मेरा फ़ोन किसी बी ने चोरी कर लिया मेट्रो में, ठीक है, और जाके सीधा बेच दिया गफ़ार मार्केट में किसी दुकान वाले को। अब मैंने कंप्लेंट लिखवाई तो भाई दिल्ली पुलिस ने मेरा EMI ट्रेस करके मेरा फ़ोन गफ़ार मार्केट से रिकवर कर लिया। तो अब जिसको उसने बेचा था, उसको क्या नॉलेज थी कि यह बी का फ़ोन नहीं है, यह बी का फ़ोन नहीं है, थी ना उसको नॉलेज। भाई वो बिल मांग रहा है उससे, भाई बिल दे तू जो मेरे को फ़ोन बेचने आया है। वो कह रहा है बिल तो नहीं है, चल ये कितने का लेगा तू, वो चल इसकी वैल्यू लगा पहले। वो बोल रहा है इसकी वैल्यू तो भाई 50,000 रुपीज़ है। तो
वो कह रहा ले ले फिर 50,000 में। तो फिर वो गफार मार्केट के स्टोर मोबाइल स्टोर वाला बोलता है कि नहीं भाई पहले बिल देगा, विदाउट बिल हम कोई भी फ़ोन नहीं लेते हैं। तो कह रहा है यार चल तू है ना मेरे को 25 ही दे दियो, 25,000 ही दे दियो। तो ऑब्वियसली अब ऐसा उसने बोला तो उस गफार मार्केट के जो दुकान जो मोबाइल की स्टोर वाला है उसको तो पता लग गया ना कि ये चोरी का है। तो उसने अब 25,000 में उस चोर को दिए और वह फ़ोन रख लिया। तो वह उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की ना उस गफार मार्केट के दुकान वाले ने। तो यही कह रहा है। अब मैंने कंप्लेंट लिखवा ली दिल्ली पुलिस में, ठीक है, कि भाई मेरा फ़ोन चोरी कर लिया और मेरे को नहीं पता अब कहाँ है मेरा फ़ोन, और मेरे पास बिल वगैरह सब कुछ है, मैं अपना EMI नंबर उनको दूंगा और वो मेरे फ़ोन को ट्रेस करके गफार मार्केट से ले आते हैं। तो यही लेटर पार्ट इसका 410 का लेटर पार्ट यही कह रहा है कि भाई जैसे अब वो दिल्ली पुलिस गफार मार्केट से आपका फ़ोन ले आएंगे ना और आपको दे देंगे, मतलब आप उसके हकदारी, तो भाई आप उसके ओनर हो तो भी तो आपको देगी दिल्ली पुलिस, नहीं तो जो ओरिजिनल ओनर होगा उसको देगी, ठीक है। तो माना जाएगा कि अब वह स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है, तो वह अब चोरी की संपत्ति नहीं, क्योंकि आपके पास वापस आ चुकी है, या जैसे ही वो पुलिस के पास वापस आई तो तब से ही वो स्टोलन प्रॉपर्टी सीज हो गई, ठीक है। अब सेक्शन 411 411 हम पढ़ेंगे। 410 में तो पूरा डिफिनीशन दे रखी है कि स्टोलन प्रॉपर्टी चोरी की संपत्ति होती क्या है। अब 411 में हमें दे रखी है डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। अब इसकी पनिशमेंट दे रखी है जिसमें कोई ईमानदारी की भावना नहीं है जिस व्यक्ति में, और उसने बगैर ईमानदारी के क्या रिसीव किया है, प्राप्त किया है एक चोरी की गई संपत्ति, तो उसको कितनी सजा मिलेगी हम वह पढ़ेंगे अब 411 में। Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, स्टोलन प्रॉपर्टी हमने 410 में बता दिया। अब वही जो कि चोरी से ली गई है, जो कि एक्सटोर्शन से ली गई है, जो रोबरी से ली गई है, तो अगर वो उस इन तीनों ऑफेंसेस से ली गई है वो प्रॉपर्टी, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी डेजिग्नेटेड होगी। 411 में उसी के बारे में बता रखा है। हूएवर जो कोई भी डिसऑनेस्टली बगैर ईमानदारी से रिसीव्स प्राप्त करता है और रिटेन्स अपने पास बनाए रखता है एनी स्टोलन प्रॉपर्टी कोई भी चोरी वाली संपत्ति, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव उसको जानकारी है भाई ये चोरी की हो सकती है, ये मेरे को इतना सस्ता मोबाइल फ़ोन 50,000 का मोबाइल फ़ोन इसकी वैल्यू है, ये 25,000 में क्यों बेच रहा है, नॉलेज है ना, नॉलेज लगा सकता है ना, इतना तो ज्ञान होगा उसे। और हैविंग रीजन टू बिलीव या यकीन करने के कारण हो सकते हैं। अब भाई वो क्या नया दुकान वाला हो, वो गफार मार्केट वाला जो 50,000 के iPhone 14 को सीधा 25,000 में ले तो उसको यकीन करने के कारण तो है, बेशक से वो नया दुकानदार हो, गफार मार्केट में उसका पहला दिन हो, ठीक है, कि भाई मेरा तो सर पहला दिन था, मेरे को क्या पता चोरी का फ़ोन मेरे को चिपका के चला जाएगा, वो गफार मार्केट में मोबाइल स्टोर वाला बोल रहा है। मैंने आज ही ओपनिंग की है शॉप की, पहली ओपनिंग वाले दिन ही मेरे को कोई चोरी का फ़ोन चिपका गया, मैंने ले भी लिया। मैं ले लिया कि 25,000 में लूँगा तो 2-3 हज़ार रुपये बचा के आगे बेच दूंगा। नहीं भाई, तेरे को यकीन करने के कारण थे। ये मेंसरिया है इसमें 411 के ऑफेंस में मेंसरिया क्या है, नॉलेज और रीजन टू बिलीव मेंसरिया है, ठीक है। द सेम टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी कि वह जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ ये चोरी की गई हुई संपत्ति है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्ट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा मिलने पर एक व्यक्ति जिसने चोरी की गई संपत्ति प्राप्त की है, जो कि किसी थेफ्ट जो कि चोरी कैसी हुई थी, वो संपत्ति प्राप्त कैसी हुई थी एक अक्यूज्ड को जिसने आपको बेची है, या तो वो थेफ्ट से हुई थी, या तो वो एक्सटोर्शन से हुई थी, या तो फिर वो रॉबरी से हुई थी। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो चोरी की गई संपत्ति खरीदेगा, मतलब या तो उसके वो प्राप्त करेगा, खरीद नहीं कह सकते, बाय नहीं कह सकते, इसमें बस प्राप्ति करी ना, रिसीव करी, और या तो रिसीव करके अपने पास रिटेन करी रखी, तो उसको बोलेंगे कि उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन और विद बोथ, या जुर्माना लगेगा दोनों, 3 साल की जेल भी कटवाओ, 3 साल तक की जेल भी कटवाओ, या जुर्माना दोनों लगाओ, ठीक है। तो यह था 411 का ऑफेंस। अब आप पढ़ेंगे ऑफेंस ऑफ सेक्शन 412 डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ अ डेकोटी। अब डेकोटी कोई अपराध हुआ था, अब डेकोटी में जो संपत्ति लूटी गई थी उस संपत्ति को डिसऑनेस्टली वही बिना ईमानदारी की नीयत से प्राप्त करता है, तो उसकी अलग अलग सजा मिलेगी, ठीक है। अब हम 412 सेक्शन 412 आईपीसी की बॉडी पढ़ने वाले हैं। Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, वही जो कोई भी बिना ईमानदारी से प्राप्त करता है, रिसीव करता है और रिटेन्स मतलब अपने पास बनाए रखता है। The possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of decoti, और जिसका कब्जा जो आपको प्रॉपर्टी दे रहा है ना, जिससे आपको वो प्रॉपर्टी रिसीव हुई, उस व्यक्ति ने उसका पोजेशन, उस संपत्ति का पोजेशन जो वो आपको दे रहा है, कैसे प्राप्त किया है, डेकोटी एक डाका डाला है, एक डाके से प्राप्त किया है, ठीक है। डेकोटी बहुत ही हीनियस क्राइम है,
ठीक है, मर्डर के जैसा उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, डकैती से प्राप्त किया है, ठीक है। और आपको नॉलेज है, जो जो आपको क्या, जो भी उस स्टोलन प्रॉपर्टी को, चुराई हुई संपत्ति को रिसीव कर रहा है, ठीक है, उस चुराई हुई संपत्ति को रिसीव कर रहा है, अपने पास रिटेन कर रहा है, रिसीव करना मतलब उससे उस डकैत से प्राप्त की, और मतलब रिटेन करना मतलब प्राप्त की, और लंबे समय तक अपने पास रख रहा है। उसने प्राप्त की, भाई स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त किया तो किसी और को आगे बेचने के लिए, ऐसा नहीं है। स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त की और अपने घर में यूज कर रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी को, उसको बोलते हैं रिटेनिंग, ठीक है। अब वेयर ऑफ ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द कमीशन ऑफ डेकोटी, और जो खरीदने वाला है, जो उसको प्राप्त करने वाला, रिसीव और रिटेन करने वाला व्यक्ति है, जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव और रिटेन कर रहा है, उसको नॉलेज है सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया, उसको जानकारी है, और हैज रीजन टू बिलीव, या यकीन करने के कारण भी भाई हो सकती है चोरी की, ठीक है। टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द कमीशन ऑफ डेकोटी, की है कि ये मेरे पास ट्रांसफर कैसे, मेरे पास कैसे आई है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, जिसने मेरे को यह दी है, इसने एक डकैती करी थी, ये एक डकैत है और इसने एक डकैती करी थी, ठीक है। और डिसऑनेस्टली रिसीव्स फ्रॉम अ पर्सन, या फिर वही डिसऑनेस्टली बिना ईमानदारी के प्राप्त करता है, रिसीव्स करता है एक व्यक्ति से, whom he knows और has reason to believe to belong, और जो उसको नॉलेज है कि भाई जानकारी है, उसको जानकारी है, और has reason to believe, या यकीन करने के कारण है क्या, और to have belong to a gang of dacoits, या किसी व्यक्ति जो कि गैंग मेंबर है, एक सदस्य है गैंग ऑफ डेकोट्स का, डकैतों की गैंग का कोई सदस्य है, उससे कोई प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, और उसको जानकारी है, जो रिसीव कर, उसको जानकारी है भाई ये जो व्यक्ति मेरे को प्रॉपर्टी दे रहा है ना, ये डकैतों की गैंग का एक गैंग ऑफ डकैट्स है, उसका वन ऑफ द मेंबर है। तो भाई जो वन ऑफ द मेंबर ऑफ डकैट्स होगा, वो आपको कोई चीज़ बेचेगा, तो साफ सीधी बात है भाई, वो डकैती का माल है, ठीक है। तो वो कोई साफ सुथरा माल नहीं है, वो कोई ईमानदारी के पैसों का माल नहीं है। अगले बंदे को नॉलेज और रीजन टू बिलीव होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू हैव बीन स्टोलन, अब वो प्रॉपर्टी कहाँ से चुराई है, उसने डाका डाल के चुराई है, तभी तो आपको दे रहा है। वो आपको नॉलेज है और रीजन टू बिलीव है कि ये व्यक्ति जो मेरे को प्रॉपर्टी दे रहा है, ये है डकैतों की गैंग का एक सदस्य, और वो आपको नॉलेज और रीजन टू बिलीव है कि हाँ भाई ये जो मेरे को प्रॉपर्टी दे रहा है, ये इसने एक डकैती करके चुराई है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब कोई जो डकैती की डकैती वाली प्रॉपर्टी को कोई प्राप्त करेगा, रिसीव करेगा और रिटेन करेगा, या उसको यह पता होते हुए कि ये प्रॉपर्टी जो मेरे को व्यक्ति दे रहा है ना, ये डकैत है, ठीक है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। डकैती वाली अगर संपत्ति प्राप्त करेगा तो कोई व्यक्ति, चोरी की संपत्ति, ठीक है, और 10 साल तो मिनिमम है, 10 साल से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। एंड शैल फाइन है, मैंडेटरी जुर्माना लगेगा, ठीक है, उस व्यक्ति पर जो एक डकैती वाली संपत्ति को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो यह था हमारा 412 का आईपीसी का ऑफेंस। अब पढ़ेंगे 413 413 आईपीसी, हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। पेशा है एक व्यक्ति का कि किसमें डील करता है, चोरी की गई संपत्ति में डील करता है। जैसे वो एक फिल्म थी अक्षय कुमार की, क्या नाम था उसमें एक जो कोई सेठ होता है, वो जो ऐसे कान में पैसे करके ऐसे वो गिन देता है, कौन सी फिल्म थी याद नहीं आ रही, पर थी एक बहुत फनी मूवी थी वो, जिसमें परेश रावल वगैरह सारे होते हैं, वो होते हैं सारे, सुनील शेट्टी भी होता है, याद करके अगर कोई देख रहा हो तो बताना कौन सी फिल्म थी वो, ठीक है। सेक्शन 413 हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी, मतलब उसकी एक व्यक्ति की आदत है, उसकी क्या, कि डील करता है वो किसमें, स्टोलन प्रॉपर्टी में, चुराई की हुई संपत्ति में डील करता है। अब बॉडी पढ़ेंगे 413 की, हुएवर हैबिचुअली रिसीव्स और डील्स इन प्रॉपर्टी, जो कोई भी रिसीव करता है, प्राप्त करता है, और डील्स या डीलिंग करता है इन प्रॉपर्टी विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और डील करता है किस संपत्ति में, उस संपत्ति में जो उसको नॉलेज है, जानकारी है, और रीजन टू बिलीव मतलब यकीन करने के कारण है, और जानकारी है क्या, टू बिलीव टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी की है, चोरी वाली संपत्ति है या हो सकती है, उसको जानकारी है भाई, है या हो सकती है, ठीक है। नॉलेज आ गई तो है, ठीक है, और रीजन टू बिलीव मतलब हो भी सकती है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर रिस्क फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उस व्यक्ति को जो कि
आम जिंदगी उसकी ऐसी है कि रोजमर्रा की जिंदगी वो हैबिचुअल है, वो आदत से मजबूर है एक चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए और रेगुलर बेसिस पे, तो उसको भी उम्र कैद की सजा मिलेगी और 10 साल तो मिनिमम है और शेल फाइन मैंडेटरी जुर्माना तो लगेगा और उस पर केस फाइल हुआ तो ठीक है। अब हम सेक्शन 414 पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, साथ निभाया, और बस क्या साथ निभाया कि छुपा सके इसको, स्टोलन प्रॉपर्टी को, इस चोरी वाली संपत्ति को। चोरी किसी ने की, चोरी ए ने की, अकेला चोर वो था, बस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को वही उठा के लाया था किसी के घर से, ड्वेलिंग हाउस से। तो अब लेकिन बी ने, जो उसका भाई था या उसका चाचा का लड़का था, उसने बस उसका साथ दे दिया कि भाई चलो तू माल तो उठा लाया, मैं तेरे साथ चोरी तो नहीं की थी, लेकिन चलो इसको छुपा देते ताकि कोई पुलिस वाला इसको ढूंढ ना सके। तो अब वो उस पे उसके चाचा के लड़के पर 414 लगेगी, ठीक है। अब 414 लगेगा। तो बॉडी पढ़ते हैं। हु एवर वॉलंटरली असिस्ट इन कंसीलिंग, जो कोई भी स्वयं इच्छा से, वॉलंटरली आ गया सेक्शन 39 आईपीसी को याद कर लो, जिसमें तीनों इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, रीजन टू बिलीव, तीनों डिग्री ऑफ मेंसरी है, ठीक है। हुएवर वॉलंटरली असिस्ट इन कंसीलिंग, जो कोई स्वयं इच्छा से मदद करता है क्या करने में, छुपाने में, और डिस्पोजिंग ऑफ, या फिर कहीं उसको प्रॉपर्टी को तबाह करने में, और मेकिंग अवे विथ प्रॉपर्टी, या फिर दूर कहीं ले जाने में उस प्रॉपर्टी को, विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी। और जो वॉलंटरली अपनी स्वयं इच्छा से कर रहा है ना, उसको क्या, उसके माइंड में क्या है, मेंसरिया, उसको नॉलेज है और उसको रीजन टू बिलीव है, उसको जानकारी और यकीन करने के कारण है क्या, टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, की मैं ये जो छुपा रहा हूँ ना, इसकी एक ही मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, चोरी की संपत्ति है। जब भी क्या करता है, जब भी कंसील करवाता है, छिपवाता है उस प्रॉपर्टी को, डिस्पोज ऑफ करवाता है, मतलब उसको कहीं दूर मतलब वो लगा देता है। डिस्पोज ऑफ मतलब उसको या तो कन्वर्ट, डिस्पोज ऑफ का मतलब बहुत चीज़ें होती है भाई, उसको या तो रद्द मतलब कन्वर्ट करवा देता है भाई। अब जैसे कोई उसने हीरा वो चुराया, उस ए ने वो चुराया, एक हार चुराया, 9 लाख का हार चुराया सोने का। अब वो भाई, अब डिस्पोजिंग ऑफ तो वो भी उसके चाचा का लड़का कैसे भी करवा सकता है, क्या पता वो गोल्ड स्मिथ हो और उसको 9 लाख का हार को पिघला कर उसका एक सिक्का बना दिया, एक वो बना दे जो बिस्किट आता है सोने का, वो बना सकता। तो क्या किया उसने, डिस्पोजिंग किया, उन्होंने डिस्पोज किया। जो मटेरियल था चोरी का वो नहीं रहा, अब कुछ और हो गया। वो भाई पूरा 9 लाख का हार था, ठीक है, वो अब सोने का बिस्किट बन चुका है, तो उसको डिस्पोजिंग किया, ठीक है। और मेकिंग अवे, या फिर 9 लाख हार को कहीं दूर भिजवा दिया। विद प्रॉपर्टी विच ही नोज और रीजन टू बिलीव टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, और उसको पता था, नॉलेज थी और यकीन करने के कारण थे कि जिसको मैं कंसील कर रहा हूँ, इसको डिस्पोज करवा रहा हूँ और इसको बाहर कहीं भिजवा रहा हूँ इस यहाँ से दूर, तो यह चोरी की संपत्ति है, कोई कमाई हुई संपत्ति नहीं है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट इधर इसके फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद वो। तो ऐसा करने पर जो कंसीलमेंट करवाएगा, डिस्पोजिंग करवाएगा और मेकिंग अवे कराएगा उस चोरी वाली संपत्ति को, 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन, जुर्माना भी लग सकता है, और विद बोध, या दोनों, ठीक है। तो यह था 414 का ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट उस पर पार्ट पर, जो कि है ऑफ चीटिंग। अब ये धोखाधड़ी कैसे होती है, ये 415 से लेकर सेक्शन 415 आईपीसी से स्टार्ट होंगे सारे ऑफेंसेस, ठीक है। सेक्शन 415 चीटिंग बहुत ही कॉमन है। चीटिंग सब सोचते हैं 420 में होती है, 420 में होती है, 420 में होती है, 420 में भी होती है, लेकिन असली चीटिंग की डेफिनेशन कहाँ से चीटिंग बनती है, एक धोखाधड़ी कहाँ से बनती है, तो वो 415 में दिया हुआ है, ठीक है। पर कभी भी डेफिनेशन का चार्ज नहीं लगता, हमेशा पनिशमेंट का चार्ज लगता है, ठीक है। तभी तो और जो आगे सेक्शंस आएंगे उनमें पनिशमेंट ही दी गई है। तो हम 415 पढ़ेंगे। सॉरी चीटिंग, हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, जो कोई भी, चाहे कोई भी हो, वो एक महिला हो, एक पुरुष हो, एक बूढ़ा व्यक्ति हो, एक बूढ़ी महिला हो, वो भी बाय डिसीविंग एनी पर्सन, ठगता है किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति ठगता है, डिसीव करता है, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली, डिसीव का मतलब चीट करता है, ठीक है। हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, चीट करता है, धोखा देता है, बहकाना, ठीक है, भ्रमित करना, मतलब ये भी समझ लीजिए आप। हुएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, जो कोई भी भ्रमित करता है एक व्यक्ति को, फ्रॉडुलेंटली, और क्या, जालसाजी से, फ्रॉडुलेंटली क्या करता है, जालसाजी से, और डिसऑनेस्टली, या फिर वही बिना ईमानदारी से, इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड, और उसको बहलाता है, फुसलाता है, किसको, उस व्यक्ति को जो कि भ्रमित किया गया है उसको, क्या,
सो डिसीव्ड, उसको टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, कि मेरे को कोई संपत्ति दो। भाई पहले तो उसको भ्रमित किया, फिर उसके साथ चालसाजी की, उसके साथ फिर बिना ईमानदारी यूज करते हुए उसको बहलाया फुसलाया कि मेरे को, और किसको बहलाया फुसलाया, उस व्यक्ति को जो भ्रमित हो चुका है, डिसीव्ड हो चुका है उसको। तू क्या कर, टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि तू अपनी कोई संपत्ति मेरे को दे, जो जो मैं तेरे को भ्रमित कर रहा हूँ, तू मेरे को अपनी कोई संपत्ति दे, ठीक है। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या तू हाँ भर, जो तेरी प्रॉपर्टी है, जो तेरी प्रॉपर्टी है वो तू, जो तेरी प्रॉपर्टी है तू हाँ भर कि वो दूसरे के पास जो तेरी प्रॉपर्टी रखी है वो उसको बनाए रखेगा, अपने पास अपनी कस्टडी में रखेगा, ठीक है। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, जो तेरी प्रॉपर्टी है, मान के चलिए मिस्टर ए है, उसको मिस्टर बी भ्रमित कर रहा है, बी ए को भ्रमित कर रहा है, और मिस्टर ए के पास एक कार है फॉर्च्यूनर, वो मिस्टर ए ने यूज करने के लिए मिस्टर सी को दे रखी है, और तीनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन बी ए को क्या उसको इंड्यूस कर रहा है, कुछ पट्टी पढ़ा रहा है कि भाई कि कुछ भी पट्टी पढ़ा दी, उसको कैसे भ्रमित कर दिया, ठीक है। उसने ए ने सी को यूज करने के लिए अपनी फॉर्च्यूनर एक दिन के लिए दी थी, लेकिन बी और सी के बीच में डीलिंग हो चुकी है, यार एक हफ्ते के लिए और दिला दे, मौज बन जाएगी, टोरा बन रहा फॉर्च्यूनर से। तो अब बी उसको कोई ना कोई ए को पोल पट्टी पढ़ा रहा है, यार वो तेरे को पैसे पूसे दे देंगे, तू है ना थोड़े दिन के लिए और दे दे उसको कार, ठीक है। उसको ठग रहा है, भ्रमित कर रहा है, एक्चुअली में वो पैसे देने नहीं वाले हैं। तो उसको कहता है बी ए से कहता है कि भाई भ्रमित करके कि यार उसके पास रिटेन रहने दे भाई, एक्चुअली में ए की फॉर्च्यूनर सी के पास है, एक्चुअली में एक दिन के लिए दी हुई है, पर ये कहता है भ्रमित करके, उसको चालसाजी करके, उसको बिना ईमानदारी की नीयत से ये कहता है भाई तेरे को जो 5 दिन के और 6 दिन के और वो सी तेरी फॉर्च्यूनर को यूज करेगा, उसको तेरे को पैसे दे देंगे, 1 लाख रुपए प्रतिदिन के दे देंगे, तो तेरे पास 6 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ऐसा करता है, और उसकी कोई नीयत नहीं है, क्योंकि वो चालसाजी कर रहा है। जो अब सी उसकी फॉर्च्यूनर को, ए की फॉर्च्यूनर को 6 दिन और यूज कर लेगा, पर वो पैसे देने नहीं वाले हैं। तो ये क्या होता है, चीटिंग होती है। और आगे बढ़ते हैं, टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू, या इंटेंशन है किसकी, जो व्यक्ति भ्रमित कर रहा है, जो व्यक्ति चालसाजी कर रहा है एक व्यक्ति के ऊपर, उसकी इंटेंशन है, क्या इंटेंशन, उसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ माइंड आ गई इंटेंशन, कि वो व्यक्ति जिसको भ्रमित किया गया वो क्या करे, और ओमिट टू डू एनीथिंग, या फिर वो कुछ करे, या फिर वो उसको कुछ करना चाहिए था उसको वो वह चीज ना करे, ओमिशन करे। मतलब एक के पास लीगल ड्यूटी थी कुछ करने की, एक के पास कुछ कार्य था करने के लिए, और वो उसे करना था, पर वो उसने नहीं किया। और क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको उसके ऊपर चालसाजी, उसको भ्रमित किया गया था, इसलिए उसने ओमिशन किया। तो ये विच ही वुड नॉट डू, जो कि वो कार्य, या तो वो कार्य करता, या वो कार्य ओमिशन करवाया, वो अब वो कार्य नहीं कर रहा है। और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड, या फिर वो ओमिट कर रहा है, वो व्यक्ति जो भ्रमित किया गया है कि भाई इसको वह कार्य करना था, पर उसने ओमिशन किया, वह अब वो कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने ओमिशन किया उस डिसीव्ड व्यक्ति पर जिसको भ्रमित किया गया है। मान के चलिए एक पुलिस ऑफिसर जो कि सेक्टर 15 पुलिस स्टेशन गुड़गांव में ऑफिसर इंचार्ज है, SHO है, लेकिन कोई एक व्यक्ति आ जाता है, अपने आप को IAS ऑफिसर रिप्रेजेंट करता है, और वो क्यों करता है, क्योंकि उसके दोस्त की कंप्लेंट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेक्टर 15 गुड़गांव के पास जा चुकी है, लेकिन वो IAS ऑफिसर भी नहीं है वो व्यक्ति जो उससे मिलने जाता है SHO से, और उसको ऐसे दिखाता है। पर्सोनेशन के चार्जेस तो उस पर अलग लगेंगे, लेकिन मैं चीटिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसको ये कहता है कि आई एम दी IAS ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर है, ठीक है। अब भाई SHO अगर ऑफिसर इंचार्ज के पास सीधा थाने में कोई IAS ऑफिसर मिलने चला जाएगा, हालांकि कौन जाता है IAS ऑफिसर होते हुए भी, तो ये कहता है जो कंप्लेंट आपके पास आई है ये मेरे रिलेटिव की कंप्लेंट है, एक्चुअली उसके फ्रेंड की कंप्लेंट होती है, वो जिसमें ऑफिसर इंचार्ज स्टेप्स लेने वाला है, उसको पकड़ने वाला है। तो ये कहता है अब ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी है ना कि उसके पास कंप्लेंट आई है तो भाई उसको पकड़े जाके जिसके विरुद्ध कंप्लेंट आई है। लेकिन एक IAS ऑफिसर पर्सोनेशन मतलब अपने आइडेंटिटी बदल के कपड़े उपड़े पहन के या फिर अपनी किसी को अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दैट आई एम IAS ऑफिसर, बट रेदर ही इज नॉट एन IAS ऑफिसर। तो क्या होता है, अब वो IAS ऑफिसर जो भी जाता है, जो फेक IAS ऑफिसर है, वो SHO के पास कि ये जो कंप्लेंट आई है आपके पास ये मेरे एक फ्रेंड की है या मेरे एक रिलेटिव की है, तो आप क्या स्टेप लेने वाले हैं इसमें। तो आइए वो SHO बोलते सर मैं इसको अरेस्ट करूंगा, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट है, इसमें तो अरेस्ट नेसेसरी है। तो वो IAS ऑफिसर बोलता है अब ये वर्क है ना, अब ये लीगल ड्यूटी है ना उस SHO की, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की सेक्टर 15 गुड़गांव वाले थाने वाले की, कि भाई उसको
उसको जिसने अटेम्प्ट टू मर्डर की, जिसके ऊपर कोई कंप्लेंट दरख्वास्त आई है, उसको अरेस्ट करे। लेकिन वो आईएएस ऑफिसर क्या करता है, उसको ठगता है, उसको भ्रमित करता है। क्या भ्रमित करता है? अरे रहने दे, अपना ही बंदा है, तेरे कोई काम फंस रहे होंगे ना, तेरा कोई भी काम फंस रहा होगा, कोई भी, वो मैं निकलवा दूंगा। तो क्या किया उसने? उसको डिसीव किया ना। डिसीव किया किसको? एसएचओ को। क्या डिसीव किया? कि तेरे कोई काम फंस रहे होंगे डिपार्टमेंट में, मैं तेरे काम करवा दूंगा। एक्चुअली अब वो क्या है? फेक आईएएस ऑफिसर है। अब एसएचओ बोलता है अच्छा सर करवा दोगे, मेरा एक है ना अथॉरिटी में, मतलब कोई नगर निगम में एक काम फंस रहा है 5 सालों से, हो नहीं रहा। मान के चलिए उसकी कोई, वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, उसकी कंस्ट्रक्शन पे गुड़गांव की अथॉरिटी ने कोई वो लगा रखे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं उस एसएचओ की उस पे कंस्ट्रक्शन पे। आईएएस ऑफिसर कहता है, वो फेक आईएएस ऑफिसर, भाई तेरे सारे काम मैं करवा दूंगा जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी वगैरह के गुड़गांव के, क्योंकि मैं आईएएस हूँ गुड़गांव का। अब एसएचओ कहता है, राजी हो जाता है, खुश हो जाता है कि भाई हैं आईएएस ऑफिसर, आप करवा देना मेरा काम। वही ये फाड़ दी मैंने कंप्लेंट, ये लो, ये अटेम्प्ट टू मर्डर करा था ना आपके रिलेटिव ने, ये उसकी कंप्लेंट फाड़ दी, लो वो कंप्लेंट घूमेगा। अब मैं उसको करवाऊंगा, वो अब मैं उसको सजा दिलवाऊंगा, वो जो सजा दिलवाना चाहता था आपके रिलेटिव को, कोई सजा नहीं है। तो उसने क्या किया, उस फेक आईएएस ऑफिसर ने उस एसएचओ को भ्रमित किया ना, डिसीव किया कि तेरा काम करवा दूंगा। एक्चुअली में वो जालसाजी कर रहा है, कुछ करवाने नहीं वाला, ठीक है। एंड विच एक्ट और ओमिशन causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property said to cheat। तो अब भाई एसएचओ अगर उसको फाड़ देगा, मेरे एग्जांपल में एसएचओ उसको फाड़ देगा, अब तो गई बात पानी में, ठीक है भाई। फिर भी कंप्लेनेंट आएगा, सर क्या हुआ मेरे उसका जो मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट दी थी, बोल एसएचओ बोलेगा उस कंप्लेंट को, कौन सी कंप्लेंट, भाग जा ना, लाठी मार के तेरे को निकाल दूंगा, ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं है तेरी, तू तो खुद ही झूठी कहानियां बना रहा, तेरा कोई अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं हुआ। तो अब ऐसा करने पर वह कंप्लेंट जाएगा डीसीपी के पास, बोलेगा सर एक तो मेरे गोली मारने की मेरे साजिश रच रही थी, मेरे पैर में गोली मार दी, मेरे एक छाती में गोली भी किसी ने मार दी थी, मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर की कंप्लेंट दी एसएचओ साहब को। वो बोल रहे हैं कि भाई तेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, ये देखो मेरी छाती में अभी भी निशान देखो, ये पट्टी उट्टी बंधवा रही है, मेडिकल देखो मेरा। अब डीसीपी बोलेगा उस एसएचओ, क्या बोलेगा, अरे क्या कर रहा है तू, अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहा तू। तो अब उसको नुकसान होगा ना, उस एसएचओ को भ्रमित किया गया था, उसे एक लालच दिया गया था, उसको डिसीव किया गया था, उसको भ्रमित किया गया था कि तू तेरी जो लीगल ड्यूटी है उसको फॉलो मत कर। अब वो डीसीपी उससे जवाब मांगेगा, तो उसको अगर उसने जवाब वैसा ही दिया कि जी ऐसे ऐसे मेरे पास एक व्यक्ति आया था, तो उसको अब डीसीपी उसको एसएचओ कितनी डांट मारेगा, तो उसको क्या होगा, उस पर्सन को यही होगा, डैमेज होगा और हार्म होगा उसे। या तो भाई अब उसे डैमेज होगा, चोट तो पहुंचेगी एसएचओ को, इतनी सुनाएगा डीसीपी, अब उसको चोट पहुंचेगी एसएचओ को, टू डेड पर्सन इन बॉडी, और कहाँ पहुंचेगी भाई, माइंड में पहुंचेगी या बॉडी पे पहुंचेगी। भाई डीसीपी उसको एसएचओ को पीट तो सकता नहीं, तो बॉडी पे हमारे एग्जांपल में नहीं पहुंचेगी, माइंड पे पहुंचेगी, उसके माइंड पे चोट लगेगी, एसएचओ के माइंड पे दिमागी चोट लगेगी उसको, जब डीसीपी उसे डांट मारेगा कि तू क्या कर रहा है, एसएचओ है या वो है नया नया बालक है जो कोई भी तेरे पास आ गया और तेरे अथॉरिटी में तेरे काम जो फंस रहा था वो निकलवा के करवा देगा, और तूने उसकी वो कर दी अटेम्प्ट टू मर्डर की एक कंप्लेंट फाड़ के रख दी, एक फर्जी एसएचओ तेरे पास, जो फर्जी आईएएस तेरे पास बन के आया था, तो उसके एसएचओ के माइंड पे चोट मारेगा कौन, डीसीपी। और क्यों मारेगा, उस एसएचओ के कर्मों की वजह से ही। क्यों वो भ्रमित हुआ, क्यों भ्रमित होकर कुछ कार्य करा जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। रेपुटेशन, अब बेइज्जती भी होगी एसएचओ की, बेइज्जती भी होगी भाई, पूरे आसपास के एरिया में फैल जाएगी बात, देखो कैसे कच्चा एसएचओ है, कैसी कच्ची सोच का एसएचओ है। कोई भी फर्जी आईएएस बन के गया, इसको बोल दिया कि जो ये मेरा रिलेटिव है, जो तू जिसको अरेस्ट करने वाला है, इसको अरेस्ट मत करियो। देख कैसी कच्ची उसका एसएचओ है, कंप्लेंट फाड़ के रख दी और बोला कि ठीक है मेरे काम करवा देना। भ्रमित हो गया था ना, क्योंकि वो उसको भ्रमित कर दिया गया था। और प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान नहीं हो रहा एग्जाम्पल में, इज सेड टू चीट, तो माना जाएगा उसने चीटिंग की है, चीट कर रहा है वो, ठीक है। तो अब ये धारा किस पे लगेगी, 415 हमारे जो मैंने एग्जांपल दिया अभी 10 मिनट पे, तो ये चीट किसने किया, उस एसएचओ को किसने किया, बताओ। उस एसएचओ को चीट किया उस पर्सोनेशन वाले फेक आईएएस ऑफिसर ने इसको चीट किया। यहाँ पे एसएचओ ने चीट नहीं किया, एसएचओ तो हमारा एग्जाम्पल था जिसको डिसीव किया जा रहा था, जिसको भ्रमित किया जा रहा था कि तू एक काम कर जो कि वो करने के लिए कैपेबल भी है, तू एक काम ना कर जो कि उसको करना था। तो उसको क्या किया एसएचओ को, किसने, उस फेक आईएएस ऑफिसर ने उसको जालसाजी करके बेईमानदाराना तरीके से उसको चीट किया, ठीक है, कि तू एक, तेरे पास कोई अथॉरिटी है, तू यह काम कर, ठीक है, या फिर तेरे पास कोई अथॉरिटी है, तू यह काम मत कर। किसी को कुछ काम करने के लिए बोलना या किसी को कुछ काम करने के लिए ना बोलना। तो क्या हुआ, उस
फेक आईएएस ऑफिसर ने चीटिंग की है, ठीक है। किसके ऊपर की है चीटिंग, किसके ऊपर हुई है, उस एसएचओ के ऊपर हुई है, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन चीट की। तो सेक्शन 41 सेक्शन 415 चीटिंग हमारा हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। सॉरी डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन। अब जो ही बिना ईमानदारी के तरीके से कोई तथ्य को छुपलाता है, मतलब एक कोई तथ्य है जो कि बताने वाला है लेकिन ईमानदारी नहीं है उस व्यक्ति में, तथ्य को नहीं बताता, उसकी कंसीलमेंट करता है, उस तथ्य को जो बताने का है उसको छिपलाता है, ठीक है, छिपाता है, इज अ डिसेप्शन। तो यह भी क्या है, डिसेप्शन है, धोखा है, ठीक है, यह भी चीटिंग है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो यह भी चीटिंग है, डिसेप्शन ही मानिए इसको भी। अब मान के चलिए एक कार कोई सेकंड हैंड कार शोरूम का कोई ओनर है, उसके पास एक कार है जो कि है, मान के चलिए BMW है, कोई BMW है, उसने वह BMW ली है 2010, उसके पास मॉडल है 2010 वाला मॉडल, 2010 वाला मॉडल उसके पास, और वो उसको ऐसी नहीं बिल्कुल मॉडिफाई करवा देता है, उसको मॉडिफाई ऐसी करवा देता है वो सेकंड हैंड कार का ओनर, या फिर वो जो सेल कर रहा होता है वो, ये आजकल बहुत होती है ना सेकंड हैंड की शॉप्स, सेकंड हैंड कार की शॉप, मान के चलिए वो है, कोई डीलर है कार का, सेकंड हैंड कार का डीलर है। तो उसके पास है एक 2010 की BMW जो कि बिल्कुल भद्दी पुरानी है, बिल्कुल निहत पुरानी है और कबाड़ा है, लेकिन उसमें प्रॉफिट कमाने के चक्रों में उसमें 1-2 लाख और खर्च कर देता है उस BMW में, और उसको मॉडिफाई करवा देता है, उसको ऐसे ही बनवा देता है कि ये अभी लेटेस्ट मॉडल है, 2024 का ही मॉडल है। अब एक कस्टमर आता है, कोई मिस्टर एक्स आता है, उसकी शॉप पर जाता है, तो बोलता है अरे सर इतनी अच्छी कार, वो भी सेकंड हैंड मार्केट में 2024 मॉडल, ये तो बिल्कुल एक नंबर लग रही है। एक्चुअल में वो थी 2010 मॉडल, उसको बताता नहीं है कि ये मैंने मॉडिफाई करवाई है, ठीक है, कंसीलमेंट की नया तथ्यों के बारे में छिपाया ना कि ये 2010 मॉडल है, 2024 मॉडल नहीं है, उसको बेच देता है। ली थी उसने वो 2010 की BMW 5 लाख में, 1 लाख रुपए ऊपर लगा के 6 लाख में रेडी करवा के 2024 मॉडल बनवा दिया। अब क्या हुआ, उससे पैसे ले लिए, मिस्टर एक्स से पैसे ले लिए उसने 50 लाख रुपए ले लिए, क्या करके, डिसेप्शन प्रैक्टिस करके। उसने अभी क्या कहा जाएगा कि उसने चीटिंग की है, किसने, उस सेकंड हैंड उसने कार डीलर ने उसने चीटिंग की है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 415 जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 416, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब चीटिंग की वही पर्सोनेशन वाला आ गया कि रूप बदलकर वो एक्चुअली में उसकी आइडेंटिटी है नहीं, जो आइडेंटिटी बनाकर चीट कर रहा है। जैसे वो फेक आईएएस ऑफिसर हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल में, उसकी आइडेंटिटी थी नहीं, वो एक्चुअली में वो था कोई किसी प्राइवेट कंपनी में कोई चपड़ासी जो अपने आप को फेक आईएएस ऑफिसर बना के एसएचओ के पास गया था रोब दिखाने की, ये मेरे रिलेटिव कंप्लेंट है, पाड़ के फेंक दे, मैं तेरा अथॉरिटी में काम करवा दूंगा जो तेरा फंसा पड़ा है एसएचओ। तो यही कहता है चीटिंग की है, और कैसे की है, पर्सोनेशन से, ठीक है। तो पढ़ते हैं बॉडी 416 की। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन। एक व्यक्ति माना जाएगा कि उसने चीट किया है, और किससे किया है, पर्सोनेशन से, अपना रूप बदलकर मतलब अपने मुंह पे पाउडर और काला पूरा अपना मुंह नहीं कर लिया, ऐसे नहीं, अपनी आइडेंटिटी को बदलकर चीट किया उसने। एक्चुअली में वो है एसबीआई बैंक का चपड़ासी, लेकिन किसी और व्यक्ति के सामने कुछ उससे करवाने के लिए गलत शलत कार्य अपने आप को बताता है फेक आईएएस ऑफिसर, और वो एक्चुअल में है नहीं वो आईएएस ऑफिसर। तो अब ऐसे करके वो चीटिंग कर रहा है। इसमें पढ़ेंगे 416 में, बॉडी पढ़ते हैं अब। अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन। एक व्यक्ति बोला जाएगा कि चीट कर रहा है, और कैसे कर रहा है, पर्सोनेशन से, अपना रूप बदलकर वही भाई अपना चेहरा और मुखड़ा बदलकर नहीं, उस वे में अपनी आइडेंटिटी बदलकर, ठीक है, जो वो है एक्चुअल में वो नहीं दिखाता दूसरे को, कुछ और ही दिखाता है जो वो है ही नहीं दूर तक, ठीक है। इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर। अगर वो चीट क्या करता है, वो चीट कैसे करता है कि वो प्रिटेंड करता है कि वो कोई और व्यक्ति है, सम अदर पर्सन, कि वो चीट क्या करता है, एक्चुअली में वो एसबीआई का चपड़ासी है, लेकिन एसएचओ के सामने जाके क्या बोलता है अपने आप को कि मैं तो हूँ आईएएस ऑफिसर गुड़गांव में। तो उसने क्या किया, वो चीट कर रहा है, ठीक है। किसके ऊपर चीटिंग कर रहा है, वो आईएएस ऑफिसर के ऊपर चीटिंग कर रहा है। अब दोबारा पढ़ते हैं, और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर। और या जानबूझकर एक व्यक्ति के बारे में उसको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी थी कि ये भाई पुलिस पकड़ने आई है किसी को, मान के चलिए किसी लोकेलिटी में किसी को पुलिस पकड़ने आई है, भाई उसने कुछ कांड कर दिया होगा। अब ए को पकड़ने आई है, ठीक है, ए का घर है वहां पे, उसको पता है ए का घर कहाँ है, वो उसी व्यक्ति से पुलिस ऑफिसर पूछता भाई आके कि ए का घर कहाँ है।
उसको पता है ए का घर भाई तो वहाँ है, वो रहा ए का घर, वो रेड बिल्डिंग वाला। पुलिस ऑफिसर को बताता नहीं है, पुलिस ऑफिसर को बताता है भाई ए का घर है ना, वो है उस साइड, वो ग्रीन ग्रीन वाला कलर देख रहे हो ना, वो ए का घर है। एक्चुअली में वो उसके दुश्मन का घर होता है, एक्स का। पुलिस ऑफिसर जाके उसको पकड़ लेते हैं, एक्स को, आजा चल तेरे ऊपर कंप्लेंट आई है, चल। ए को बचा लिया क्योंकि वो उसका दोस्त है जो पुलिस ऑफिसर को भ्रमित कर रहा है, और पकड़वा दिया एक्स को जो उसका दुश्मन है। अब उसने क्या किया, उसने भी अब दूसरे को पकड़वाया, उसने चीटिंग की है। और किस पे चीटिंग की है उसने, किस पे क्राइम किया, किस पर ऑफेंस किया उसने, उस पुलिस ऑफिसर पे जो पकड़ने आया था, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में। सॉरी और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। या रिप्रेजेंट करता है किसी व्यक्ति को कि जो मैं हूं ना, उसको ये तो क्यों बताएगा जो मैं हूं वो मैं हूं नहीं, बताता है कि भाई जो मैं हूं ना, मैं किसी व्यक्ति के सामने बताता है कि मैं मोहित नहीं हूं, मैं तो एडवोकेट जनरल हूँ हरियाणा का। और किसी से कुछ अनड्यू वो ले लेता है, कुछ एडवांटेजेस ले लेता है, भाई कुछ भी जो उनकी डीलिंग हुई जिसके विषय में उसको ठग करना था, तो मैं किसी को जाके बताता हूँ मैं मोहित नहीं हूँ, मैं यूं क्यों बताऊंगा मोहित नहीं हूँ, तो मैं किसी से जाके मिलता हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूँ कि आई एम एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो अब और एक्चुअली मैं आई एम नॉट दैट पर्सन। तो मैंने अब क्या किया उस व्यक्ति के साथ जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एज अ एडवोकेट जनरल फॉर हरियाणा, कुछ क्राइम, कुछ ऑफेंस उसके ऊपर, उसको चीटिंग, कुछ डिसीव करने में, उससे कुछ बेनिफिट लेने में। तो अब मैंने भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक केस आया था अभी, मैंने बेल करवाई थी, उसमें क्या था बताने नहीं चाहिए वैसे बात, चलो कुछ मिक्सअप करके बताता हूँ। एक केस था, उसमें एक व्यक्ति ने, ओ जैसे चलो ये तो छोड़ो, केस की छोड़ो, वो चंडीगढ़ में देख लो, अभी जो चंडीगढ़ में रिसेंटली एक एडवोकेट को पकड़ा गया था, वो अपनी स्कॉर्पियो कार थी शायद उसके पास, वो चंडीगढ़ पुलिस के किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को अपने आप को क्या दिखा रहा था, अपने आप को क्या शो कर रहा था, वो शो कर रहा था दैट आई एम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और अपनी कार पे भी उसने जज लिखवाया हुआ था, जज का स्टिकर लगाया हुआ था, और एक्चुअल में था एक वो वकील। अब जब पुलिस ऑफिसर टाइट हुए थोड़े, और वो तब तो वहां से भाग गया, लेकिन जब टाइट हुए, जब उसके बारे में सारी उसकी डिटेल निकाली, तब तो वो कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं लिख रहा। तो उसने क्या किया उस चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ, उसने चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया, अपनी आइडेंटिटी छुपाई कि एक्चुअल में वो वकील था, लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और अपने आप को कैसा दर्शाया कि मैं हूं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एक्चुअली में वो था नहीं, एक्चुअली में वो एक वकील था, और वो भी बिना कोई काम काज वाला, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब पर्सोनेशन की उस पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल के साथ, ठीक है, जो चंडीगढ़ पुलिस का ट्रैफिक कांस्टेबल था। अब चीटिंग किसके ऊपर प्रैक्टिस हो रही है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर, ठीक है। तो यही 416 है। और आगे बढ़ते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन, एक 416 की एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, ये पढ़ते हैं। द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। ये ऑफेंस पर्सोनेशन, चीटिंग बाय पर्सोनेशन ऑफेंस तभी भी हो सकता है जब एक व्यक्ति जो पर्सोनेटर है वो एक व्यक्ति जो कि रियल में या तो है या रियल में नहीं है, उसकी आइडेंटिटी ले लेता है अपने ऊपर, तब भी हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारे जो कौन थे, अडोल्फ हिटलर थे शायद, जर्मनी के जो वो थे डिक्टेटर थे, हाँ जर्मनी के हिटलर थे ना, जर्मनी के, हाँ। तो अब वो क्या करता है, एक व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को हिटलर की तरह अपना अपना गेटअप बना के रखता है, और अपने आप को हिटलर ही समझता है कि आप हिटलर जिंदा है, लेकिन कोई भी आता तो अपने आप को हिटलर दर्शाता है। तो क्या ये पर्सोनेशन है, बताइए आप, ये पर्सोनेशन है, बताओ भाई ये पर्सोनेशन कैसे है। वो अपने आप को हिटलर दर्शाता है, एक्चुअली वो व्यक्ति था ना हिटलर का भी, लेकिन अब वो है नहीं लिविंग में। अब किससे अनडू इन्फ्लुएंस लेगा, सबको पता है, किसी से, अगर वो किसी से अनडू इन्फ्लुएंस लेगा, किसी से कुछ बेनिफिट लेगा एज अ हिटलर बन के, तो उसने किया है पर्सोनेशन। अगर नहीं लेगा, अपने आप को यूं ही फर्जी सी वो पहन के रखता है कपड़े हिटलर जैसे, उनकी जर्मन आर्मी जैसे, तो उसने कहाँ पर्सोनेशन किया, किसी को भी लग जाएगा ये तो लुटेरा है, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देगी, ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्ति पर्सोनेट नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे वाले कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल लिविंग व्यक्ति है उसकी पर्सोनेशन कोई करता है, उसको रियल में लाता है। और जो कभी व्यक्ति था ही नहीं, इमेजिनेशन से किसी व्यक्ति को अपना रूप धारण कर लेता, तो वह व्यक्ति भी पर्सोनेशन कर सकता है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ते हैं। द ऑफेंस इज कमिटेड, तो अपराध घट जाता है, अपराध कमिट हो जाता है कब, वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड, अब जिस इंडिविजुअल को, जिसके ऊपर पर्सोनेशन हो रही है,
मतलब अब उस जो चंडीगढ़ में वो जज था, जो वकील था, जो जज कह रहा हूँ, वो वकील था, उसने उस चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस वाले को पर्सोनेशन किया। पर्सोनेटेड कौन है अब पर्सोनेटर तो वो वकील था, अब पर्सोनेटेड कौन है अब वो दिल्ली, वो ट्रैफिक पुलिस वाला चंडीगढ़ के, ठीक है। इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन। और पर्सोनेशन जिसको टारगेट बनाया जा रहा है कि मैं इसके ऊपर ऑफेंस करूंगा, वो भी रियल या इमेजिनरी व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन कहती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 417 417, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पनिशमेंट बताता है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग। अब 415 में चीटिंग डिफाइन थी, अब 417 में चीटिंग की पनिशमेंट बताता है, ठीक है। 415 में चीटिंग डिफाइंड थी, उसकी डेफिनेशन दी हुई थी। अब 415 जो डेफिनेशन है उसका चार्ज नहीं लगता कभी भी। चार्ज किसका लगेगा? एक व्यक्ति के ऊपर जो किसी को बहलाएगा, किसी को भ्रमित करेगा और उससे कोई क्या करेगा, उससे कुछ डिसऑनेस्टली उसको और जालसाजी से, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली उससे कुछ वस्तु प्राप्त करेगा, ठीक है। कोई किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी लेगा तो उसको 417 में पनिशमेंट मिलेगी। Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either discrete for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। जो कोई भी चीट करता है 415 में तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा, या दोनों, ठीक है। यह 417 हुआ। अब 418 सेक्शन 418 आईपीसी हम पढ़ेंगे। चीटिंग विद नॉलेज that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect। अब चीटिंग किसके साथ हुई है? चीटिंग विद नॉलेज, चीटिंग की है, जालसाजी की है, चीटिंग की है जानकारी रखते हुए, नॉलेज रखते हुए। डेट रॉन्गफुल लॉस की गलत तरीके से नुकसान होगा, किसको होगा? मे एनश्यू टू पर्सन, एक व्यक्ति को होगा, हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट। और जो चीटिंग कर रहा है ना जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर ड्यूटी थी कि उसको ही, जिसपे वो चीटिंग कमिट कर रहा है, जिसपे ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसी को उसकी हित बचाने थे, उसके इंटरेस्ट बचाने थे, ठीक है। मतलब अब मान के चलिए, एग्जाम्पल है एक इंस्टीट्यूशन में जो कि बहुत ही मतलब अच्छा इंस्टीट्यूशन है, मान के चलिए कोई भी है, XYZ ले लीजिए, मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया में है कोई, तो उसमें फॉरेनर्स पढ़ते हैं और मेडिकल का वह इंस्टीट्यूशन है। तो अब क्या होता है, एक जो स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेता है MBBS की पढ़ाई में, वो ऑस्ट्रेलियन ही होता है वो स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो अपनी पहली क्लास में आता है, और वह स्टूडेंट होता है बहुत रिच, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन कॉलेज में MBBS की पढ़ाई करने वाला है, तो और वो बहुत ही रिच होता है। तो वो पहले दिन अपनी जब क्लास में जाता है तो एवरीबडी रिकॉग्नाइजेज द रिच एंड एवरीबडी रिकॉग्नाइज द पुअर। तो सब उसको पहचान लेते सारे स्टूडेंट्स, एंड वो ऑब्वियसली वो टीचर भी, जो प्रोफेसर जो लेक्चर देने आता है, दैट ही इज क्वाइट अ रिच गाय, मतलब मेरी क्लास में आया है ये फ्रेशर। तो अब क्या करते हैं, उसको वो टीचर की ड्यूटी है ना भाई, स्टूडेंट के हित बचाने की, स्टूडेंट के इंटरेस्ट बचाने की भाई, नॉट अदर इंटरेस्ट बट एजुकेशन में तो अब उसकी बन जाती है ना। तो क्या करता है, उसके साथ चीट करता है, उसको बताता है, वह यूनिवर्सिटी का, वह उस MBBS यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट को बताता है कि रॉकी लुक, मैं तेरे को, तुम इतने अमीर हो, क्या इतना पढ़ के करोगे, तुम पढ़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी डिग्री हो जाएगी, तुम्हारी डिग्री मैं दे दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वह प्रोफेसर बताता है, MBBS प्रोफेसर के बोल है ये उस स्टूडेंट को, ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कहेगा, वाई सर, मैं तो यहाँ पढ़ने आया हूँ। अरे तुम इतने पैसे वाले हो, पैसे वाले पढ़ते नहीं है, पैसे वाले तो मौज करते हैं। तो वो कहता है, ठीक है सर, बताओ मेरे को क्या करना होगा। कुछ नहीं, बस क्या करना होगा तुम्हें, मेरे को हर साल, जैसे 5 साल की तुम्हारी MBBS चलेगी, हर साल मेरे को 20 लाख रुपए देने होंगे। अब 20 लाख उस लड़के के लिए बाएं हाथ का खेल है देना, अपनी पीछे वाली जेब से निकालेगा और 20 लाख रुपए उसको थमा देगा। उसने ऐसा ही किया, तुरंत फोन निकाला, उसकी इंटरनेट बैंकिंग से उसके प्रोफेसर के अकाउंट में 20 लाख रुपए, जो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से जो भी 20 लाख रुपए वो उसको ट्रांसफर कर दिए। अब क्या, अब प्रोफेसर ने करी उसकी वो पूरा, जब वो 1 साल तक कुछ नहीं पढ़ा, प्रोफेसर ने करी उसकी मदद कैसे करी भाई, जब तक भी वो क्लास में आ रहा है कोई उस पर ध्यान नहीं, मतलब वो कुछ भी करे, चाहे कितनी आवारागर्दी करे। अब आया पेपर का टाइम फर्स्ट ईयर के ही, अभी पहले ईयर में उसका प्रोफेसर का फ्रॉड पकड़ लिया जाता है। यह केस हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, पहले ईयर में उसका फ्रॉड पकड़ लिया जाता है। अब आई पेपर की बारी फर्स्ट ईयर MBBS की, अब उस स्टूडेंट को ना आए कुछ भी, अब उसको और प्रोफेसर की कौन सी अथॉरिटी की पेपर चेक कर लेगा MBBS के, वो तो पढ़ाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आई उसकी पेपर की बारी, उसने ना लिखा कुछ भी, तो अब क्या हो गया, अब वो फेल हो गया।
और अब फेल होके उसने प्रोफेसर से पूछा कि सर आपने तो बोला था आप मेरे को बिल्कुल भी वो कर दोगे, अच्छा अच्छा डॉक्टर बना के भेजोगे, आपने तो पहले साल में आपकी तो वो हो गई, दिक्कत कर दी मेरे साथ, मैं फेल हो गया फर्स्ट ईयर में, मेरे को दोबारा फर्स्ट ईयर रिपीट करना पड़ेगा। प्रोफेसर बोला ऐसा भी होता है क्या? अबे भाई मैंने तो ऐसे तेरे को बोला था, मैंने तो तेरे को ऐसे ही बोला था, कुछ नहीं होता ऐसे। अब मेरे को क्या पता था, मैं तो पहले साल में फंस जाऊंगा, मैं तो 5 साल तेरे को लूटता। प्रोफेसर ने यहाँ भी बोल दी उसको, अब उसने कंप्लेंट कर दी जाके। अब बताओ, ये तो मैंने बाहर का एग्जाम्पल लिया, इंडिया में कोई ऐसा एग्जाम्पल मान लो, वही सिचुएशन को उठा के इंडिया में लिया हो। अब बताओ, अब किसने चीटिंग की? प्रोफेसर ने चीटिंग की ना, उस प्रोफेसर ने चीटिंग की उस व्यक्ति के ऊपर, उस ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट के ऊपर। अब इंडिया का एग्जाम्पल लिया हो, अब प्रोफेसर ने चीटिंग की ना स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। अब प्रोफेसर का क्या इंटरेस्ट नहीं था? प्रोफेसर का क्या इंटरेस्ट नहीं था कि उसके, प्रोफेसर की क्या ड्यूटी नहीं थी? नहीं थी उसकी ड्यूटी कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उस स्टूडेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, हितों को प्रोटेक्ट करे? बिल्कुल थी भाई। और हितों को मत प्रोटेक्ट कर, तू जो उसके रैंडम जो और मिसलिनियस लाइफ के वर्क है उसको प्रोटेक्ट मत कर, पर तू स्टडी से, भाई तेरे को ड्यूटी है एज अ प्रोफेसर की, तुम स्टडी के हितों को तो देखोगे उस स्टूडेंट के। तो तुमने 20 लाख रुपए उससे ले लिए, 1 साल में मौज कर, तू 5 साल में मेरे को और 20 दियो, 1 करोड़ की डीलिंग हो गई। लेकिन पहले साल में फ्रॉड पकड़ा गया, चीटिंग पकड़ी गई कि पहले साल में फेल हो गया, तो ऑब्वियसली कंप्लेंट तो होनी थी, तो 418 उसी की पनिशमेंट बताएगा, ठीक है। आप देखिए बॉडी बढ़ते हैं, whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law or by legal contract to protect, shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो ऐसा करने पर उस प्रोफेसर को 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या जुर्माना लगेगा या दोनों भी। और मेनली उसकी क्या ड्यूटी थी? उसकी ड्यूटी थी whose interest in the transaction to which the cheating relates he was bound। अब वो हमारे एग्जांपल में वो प्रोफेसर बाउंड था, बाध्य था, किसकी वजह से? ईदर बाय लो। तो हमारे एग्जांपल में वो कानून की तरफ से तो बाध्य नहीं था भाई, कानून थोड़ी बोल रहा है कि प्रोफेसर वो पढ़ा उसको, तुम यूनिवर्सिटी में जॉब करो, कानून में से नहीं था। और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट से तो वो बाध्य था। एक स्टूडेंट ने एमबीबीएस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, अब उसने कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है वो किससे? उस एमबीबीएस यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि उसको डॉक्टर बनाएगी, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल में वह कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड था वह प्रोफेसर, ठीक है। तो प्रोफेसर को उसने सारी फीस थोड़ी दी थी एमबीबीएस में, जब उसने एडमिशन लिया, भाई प्रोफेसर्स को उसकी यूनिवर्सिटी ने हायर कर रखा, तो कॉन्ट्रैक्ट का मिक्सर तो है पूरे हमारे एग्जाम्पल में। तो उस प्रोफेसर पर 418 लगेगी, 418 का चार्ज लगेगा, ठीक है। 420 नहीं लगेगी, जो सब कहते हैं कि जालसाजी करिए, चीटिंग करिए तो 420 लगेगी, नहीं 418 लगेगी, ठीक है। 418 आईपीसी लगेगी। और कितने साल तक की जेल कटवाई जाएगी प्रोफेसर को? 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या जुर्माना भी लग सकता है, दोनों भी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 419 419 आईपीसी, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब जो 416 का ऑफेंस था, जो मैंने अभी बताया था बहरूपिये वाला, कि वो जो व्यक्ति है नहीं पर दर्शा रहा है कि मैं वो हूं, ठीक है। तो अब उसकी सजा कितनी मिलेगी बता रखा है, whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 3 years और विद फाइन और विद बोथ। जो कोई भी पर्सोनेशन से अपने आप को कोई और व्यक्ति बताता है पर वो होता कोई और है, तो उसको कितनी साल तक की जेल कटवाई जाएगी? 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या जुर्माना लगेगा, दोनों भी, ठीक है। तो वो चंडीगढ़ में जो उस वकील साहब ने अपने आप को जज रिप्रेजेंट किया था कि मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, तो उसको 3 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। अब अगर ऑफेंस प्रूव हो गया तो, और हुआ पड़ा है ऑफेंस तो प्रूव, वीडियोस इतनी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस इतने हैं, हुआ है पड़ा है भाई प्रूफ, ठीक है। उसकी अदर वीडियोस भी सर्कुलेट हुई थी पहले, लेकिन जब उनके साथ जिनके साथ ऑफेंस हुआ था ये, उन्होंने कंप्लेंट नहीं की थी। और जब उनको ये इसके बारे में इस एक्ट के बारे में पता लगा कि उसने तो अब चंडीगढ़ पुलिस के किसी ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ ही पंगे ले लिए, तब उन व्यक्तियों ने जो सफरर थे पुराने, उन्होंने भी अपनी वीडियो निकाली है, सरफेस करी है इंटरनेट पर, तो अब उन्होंने भी कंप्लेंट की है, ठीक है। तो यह हुआ हमारा सेक्शन 419। अब हम सेक्शन पढ़ेंगे 420, जो कि सब बताते हैं कि जालसाजी करते हैं तो 420 लगता है। अब देखते हैं कैसे लगता है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह पे लगता है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 420, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। चीटिंग करी, 415 वाली, चीटिंग करी एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। चीटिंग करके नहीं माना, प्लस एंड जब यही प्लस लगा रहेगा, और क्या किया चीटिंग के साथ साथ? डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, बेईमानदाराना नियत से, बेईमानदारी वाली नियत से किसी को इंड्यूस कर रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, किस चीज के लिए? कि कोई तेरी पास संपत्ति है, वो मेरे को डिलीवर कर दे, मेरे को सौंप दे, ठीक है। तो 420 लगेगी।
whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived, जो कोई भी चीट करता है, वही 415 चीट की डेफिनेशन उठा लो, जो कोई भी चीट करता है एंड thereby dishonestly induces the person deceived, और चीट करके बस रुकता नहीं है, चीट करके वो क्या करवाना चाहता है, प्लस thereby dishonestly induces, बेईमानदाराना वाली नीयत से induces बहलाता है, फुसलाता है एक व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, जिसको कि वो चीट भ्रमित कर चुका है, डिसीव्ड कर चुका है, जिसको भ्रमित कर चुका है कि तू तेरे पास कोई संपत्ति रखी है, वो मेरे को डिलीवरी कर दे, मेरे को सौंप दे, और वो अपनी कंसेंट से ही सौंपेगा उसको, भ्रमित होकर, ठीक है। टू डिलीवर एनी पार्ट टू एनी पर्सन, या तो मेरे को सौंप दे या किसी और व्यक्ति को सौंप दे, और टू मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय द होल, या फिर जो तेरे पास संपत्ति रखी है उसको भ्रमित करता है, उसको या तो उसकी अदला बदली कर दे, या उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसको तबाह कर दे, या तो पूरे के पूरे को, होल को, उस पूरी होल संपत्ति को पूरी को, और एनी पार्ट, या फिर किसी किसी उस संपत्ति के भाग को, ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और किसको, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में ये प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज यही आ जाती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, जो कि या तो आज उससे या तो गेन ले लो, या 2 दिन बाद उससे गेन ले लो, या होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है। जो आपके पास सिक्योरिटी रखी हुई है, पर या तो उसको आज आप यूज करोगे कहीं पे, तो या तो आज उससे आप लाभ कमा लो, या 2 दिन बाद जब यूज करोगे तब लाभ कमा लो। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए करता है वो सब ये, ठीक है, भ्रमित वगैरह। और एनीथिंग विच इज साइंड और सील्ड, या डिसीव करता है, एक व्यक्ति किसी को भ्रमित करता है कि क्या डिलीवर कर मेरे को, कोई दस्तावेज जो कि, या तो कोई दस्तावेज है, कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जो कि साइन रखे हुए, हस्ताक्षर किया हुआ है उस पे किसी ने, मतलब ठीक है, और उस पे सील भी लगाई हुई है, जिसको कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एंड विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक है, और उसको उस दस्तावेज को जो कि साइंड है और स्टैम्प्ड है, उसको अगर उसके पास जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज्ड है, जो बनेगा, उसके पास अगर डिलीवरी हो जाती है तो उसको क्या बना लेगा, वो ऐसा कैपेबल है, वो दस्तावेज कैपेबल है, सक्षम है कि वो कन्वर्ट हो सकती है, बदल सकती है, किसमें, एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, ठीक है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट विद द डिस्क फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को जो कि भ्रमित कर रहा है सिर्फ एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को, तो 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, एंड शैल फाइन है, जुर्माना तो लगेगा, वो भी मोटा, ठीक है। मोटा तो नहीं कह सकते, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करते हैं तो 10,000 तक का जुर्माना कह सकते हैं। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेंगे तो भाई वो तो अनलिमिटेड दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए एक माइनर है ए, और एक अक्यूज्ड है जो कि ये अपराध करेगा 420 का, वो है एक्स। अब एक्स माइनर ए को, चलो माइनर का एम रख लेते हैं और एक्स अक्यूज रख लेते हैं, ए से कंफ्यूजन होती है। अब जो एक्स है जो कि अपराध करेगा ये वाला 420 का, वो माइनर को, एम को क्या बोलता है, उसका बिल्कुल अच्छा नॉन रिलेटिव है, कोई अनरिलेटिव, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, अच्छा उसको जानता है, और क्या बोलता है, एक्स क्योंकि वो एम क्योंकि माइनर है उसको बोलता है, और उसके पेरेंट्स भी आसपास नहीं होते, उसको बोलता है जो तेरे पापा ने जो तेरे लॉकर में वो रखा हुआ है ना, एक चेक रखा हुआ है, वो भी फ्री चेक, ब्लैंक चेक रखा हुआ है और साइन करके रखा हुआ है, वो यूँ रखा होगा कि भाई हम घूमने जा रहे हैं कहीं, तेरे को पैसे पूछो कि नीड हो तो निकलवा ली हो पैसे, ठीक है। तो ब्लैंक चेक रखे, कोई होगा भाई मुकेश अंबानी जैसे परिवार का बेटा, तो उसको कोई भ्रमित कर देता है, मिस्टर एक्स एम को बोलता है जो तेरी गोदरेज की तिजोरी में तेरे पापा चेक, उसको इन्फॉर्मेशन जो चेक रखे गए ना ब्लैंक चेक, वो मेरे को दे दोगे आप। वो बोलेगा अंकल क्यों, एम बोलेगा, माइनर बोलेगा क्यों दे दूं भाई, तेरे को इतनी चॉकलेट दिलाऊंगा, तेरे को इतने फायदे दिलाऊंगा आज ही, जैसे तू चेक देगा ना तेरे को जी वैगन मर्सिडीज की जी वैगन आज ही तेरे घर के आगे खड़ी कर दूंगा। एम के तो होश हो हवास उड़ जाते हैं, मेरे पापा ने आज तक मेरे को जी वैगन ना दिलाई, पर आज मेरे पास मौका है, मैं क्या करूं, चेक इसको दे दूं। और वो भ्रमित हुआ ना, और हालांकि वो उसको जी वैगन क्या, उसको एक चॉकलेट भी नहीं खिलाने वाला था, अब निकाल के वो एम जो माइनर था वो चेक ले आता है और एक्स के हाथ में थमा देता है। एक्स उसमें भाई मुकेश अंबानी वाले परिवार का था वो व्यक्ति, एक्स वो जो एक्स है ऑफेंडर, उसमें 500 करोड़ रुपए का सम लिख लेता है, 500 करोड़ का सम लिख लेता है, और ऊपर अपना नाम लिख देता है, और पीछे अपना अकाउंट नंबर लिख के मुकेश अंबानी के जो बैंक में है या अपने बैंक में प्रेजेंट कर देता है, और 2 दिन बाद 500 करोड़ रुपए उसके बैंक में क्रेडिट, मिस्टर एक्स के बैंक में। तो उसने क्या किया उस माइनर के साथ, और जी वैगन के वो सपने दे रहा, तो जी वैगन कहाँ जा रही उसके पास, नहीं जाएगी, नहीं जाने वाली। तो अब एक्स ने एम के साथ क्या किया, क्या प्ले किया, चीटिंग प्ले की, ठीक है, चीटिंग प्ले की।
चेक की डिलीवरी के लिए बोला ना उसको, भाई चेक लेके आ, और उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर लिया ना, उससे लाभ हुआ ना एक्स को, 500 करोड़ रुपए का लाभ हुआ हमारे एग्जांपल में। तो ये तो मैंने बहुत ही हाई कैटेगरी का एग्जांपल ले लिया जिसमें स्टेक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। चीटिंग तो मिनिमम नॉमिनल नाम की अमाउंट की भी हो सकती है, 5,000, 10,000, 2,000, 2,500 इतने की भी हो सकती है, 500, पर वो थोड़े उनपे सजा कम मिलती है। लेकिन अब ये 500 करोड़ की चीटिंग हुई तो सजा देखिए पूरी 7 साल मिलेगी, पूरी 7 ईयर्स मिलेगी। और 500 करोड़ अगर अकाउंट में बचेंगे तो वो वापस दिलाए जाएंगे, लेकिन 7 साल की जेल कटवाई जाएगी किसको, मिस्टर एक्स को, हमारे एग्जाम्पल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि फ्रॉडुलेंट डील्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कि भाई ये फर्जीवाड़े से डीड्स करी, मतलब एग्रीमेंट्स में आए, और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी या फर्जीवाड़े से क्या एक प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दिया, मतलब बेच दिया, किसी रियल मालिक से दूर कर दिया, वो भी फर्जी तरीके से। अब सेक्शन 421 डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वही कोई ईमानदारी वाली नीयत नहीं है, बेईमानदारी वाली नीयत से या जालसाजी से रिमूवल किया या फिर एक प्रॉपर्टी को छिपाया, ठीक है, एक प्रॉपर्टी को, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, और क्या करने के लिए, बस कि बता सकूं इस प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को, जो मेरे ये लेनदार घूम रहे हैं ना, ये जो मेरे लेनदार घूम रहे हैं, जो मैंने इनसे कभी पैसे लिए थे, बस ये मेरी प्रॉपर्टी को ना ले सके और इससे मेरी प्रॉपर्टी से अपने सम्स को पूरा ना कर सके, जो मैंने इनसे उधार लिए थे कभी कभी। तो ये अब 421 का ऑफेंस बनेगा। बॉडी पढ़ते हैं, तो आज हम करेंगे बस 424 तक करेंगे, ये सफिशिएंट आज के लिए, 424 तक करेंगे, क्योंकि यार इंटरप्रिटेशन और हिंदी में पूरे एग्जाम्पल देके पूरा फोकस लगाना पड़ता है, इसलिए समझाता हूँ। और जो बेयर ट्रेडिंग है साथ के साथ पूरे वर्ड टू वर्ड होती है, ठीक है, तो टाइम तो लगता है। देखो 1 घंटा पता भी नहीं लगता। और हमारे कितने सेक्शन हुए हैं, हमने 410 से चालू करे थे और अभी हम 421 पे, हमारे 56 मिनट में पूरे अभी 10 सेक्शन पूरे हुए हैं। तो आज 424 तक करेंगे, कल फिर मिसचीफ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे सेक्शन 421, वही डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वही बेईमानदारी वाली नीयत से या चालसाजी से, फ्रॉडुलेंटली तरीके से, धोखाधड़ी से रिमूव कर दिया, मतलब अपने से दूर कर दिया, या कंसील या छिपा दिया ऑफ प्रॉपर्टी, किसको, संपत्ति को, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, सॉरी, और सिर्फ क्या किस करने से, मतलब क्यों छिपलाया उस प्रॉपर्टी को, क्यों रिमूव किया, क्यों कंसील किया, सिर्फ इस वजह से कि इस प्रॉपर्टी से जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, जिनसे मैंने कभी पैसे लिए हुए हैं, या उन्होंने मेरे ऊपर कोई कोर्ट डिग्री ले ली है, तो कोर्ट उनको मेरी प्रॉपर्टी से पैसे दिला देगा, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को छिपा देता हूँ, ऐसा शो करता हूँ कि मेरे पास तो वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है। तो ये 421 का ऑफेंस बनेगा। बॉडी पढ़ते हैं, हुएवर डिसऑनेस्टली, जो कोई भी, वही बिना ईमानदारी वाली नीयत रखते हुए, और फ्रॉडुलेंटली या धोखाधड़ी से, जालसाजी से, रिमूव्स, अपने से दूर कर देता है, रिमूव्स, कंसील्स, छिपलाता है, और डिलीवर्स टू एनी पर्सन, या किसी और व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर देता है। तो डिलीवरी कौन सी प्रॉपर्टी की हो सकती है, मूवेबल की हो सकती है, ठीक है। अब क्या जमीन, जो उस व्यक्ति के पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, क्या वो कंसील हो सकता है? ऑब्वियसली वो कंसील डॉक्यूमेंट्स में तो हो सकता है, रिकॉर्ड्स में तो हो सकता है, पर वो बेयर आइज से कंसील नहीं हो सकता। जिसको पता है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो उसको पता है ना भाई ये प्रॉपर्टी तो उसकी है, लेकिन कंसील कर सकता है कि ये नहीं, ये मैं नहीं बता रहा मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है, कंसील किया ना। रिमूव, या प्रॉपर्टी उसकी थी, मूवेबल या इमूवेबल, क्रेडिटर्स को पैसे देने थे, उसके डर की मारी रिमूव कर दिया, पहले ही बेच दी। तो ये टू एनी पर्सन, और ट्रांसफर्स और कोशिश टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, या ट्रांसफर कर देता अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, या फिर कोशिश टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, या किसी और को बोलता है कि तू मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे, किसी अपनी प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई बाइक होगी, कोई मान लो कोई बाइक थी, जो बाइक थी भाई, बाइक तो आजकल 1-2 लाख की तो आती है, बाइक थी, तो बोले मेरे तो क्रेडिटर्स मार्केट में घूमे, मेरे क्रेडिटर्स, मेरे लेनदार, तू मेरी बाइक ले और फटाफट इसको बेचा। तो अब उसने क्या किया, कोजेस टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, कोज किया ना, ट्रांसफर कर दिया दूसरे व्यक्ति को, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, और कैसे किया, क्या इसमें वो है मेन एसेंशियल एलिमेंट, इंग्रेडिएंट क्या है, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, यूं ही औने पौने भाव में यूं ही बेच दिया, बस उसको बचाने के लिए कि वो उसका अब कुछ आगे उसको मेरी प्रॉपर्टी को कोई ले ना सके, और कौन ना ले सके, मेरे क्रेडिटर। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, की कोई उसमें लेन देन है ना जो वो बिल्कुल जच नहीं रहा है, वो ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये तो बस पोम ट्रांजेक्शन है, मतलब नाम की, नॉमिनल सी ट्रांजेक्शन, मतलब नाम की, बस कानून को उल्लू बनाने के लिए ट्रांजेक्शन हुई है। विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन,
एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको कि वो प्रिवेंट करता है। इंटेंशन क्या है कि वह प्रॉपर्टी बचानी है किसी भी कीमत पे, और किससे बचानी है, और नोइंग इट टू बी लाइक दैट ही विल देयर बाय प्रिवेंट, ये नॉलेज है कि भाई ऐसा ऐसा मैं ये कार्य करूंगा, अपने दोस्त को अपनी बाइक दे दूंगा कि भाई तू इसको घर ले जा, तू इसको घर ले जा और छुपा लियो, इसको कंसील कर लियो। तो उसने क्या किया, नॉलेज तो थी ना भाई ये छुपा लेगा, उनको मेरे क्रेडिटर्स को मेरे घर के बारे में पता है, मेरे दोस्त के घर के बारे में थोड़ी पता है, तो उसने क्या किया, उसको नॉलेज थी ना कि भाई मेरे पास मेरे क्रेडिटर्स आएंगे और मैं अपनी बाइक मेरे दोस्त को दे दूंगा, अब कैसे लेके जाएंगे वो, तो उसने क्या किया, प्रिवेंट किया, देयर बाय प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेट प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी का, उस बाइक का मेरे जो क्रेडिटर्स आएंगे, क्या उसको ले जा सकता है कोई एक क्रेडिटर उस बाइक को, अब वो मेरे दोस्त के पास ही चली गई तो नहीं ले जा सकता, अकॉर्डिंग टू लॉ अमंग हिज क्रेडिटर्स, और जो भी कानून उसके लेनदारों के ऊपर लगाओ। भाई लेनदार पैसे, एक डेटर ने पैसे ले लिए किसी क्रेडिटर से और 10 लाख रुपए ले लिए, अब दे नहीं रहा वो, अब क्रेडिटर्स के ऊपर लो तो कोई सा लगेगा, वो कोई से लो का यूज करते हुए उसकी प्रॉपर्टी को लेंगे, भाई सूट डालेंगे मनी रिकवरी का या कुछ भी करेंगे। अब डिक्री तो आएगी, डिक्री एग्जीक्यूशन की भी होगी, और फिर वो ऐसे फ्रॉडुलेंट तरीके से अपनी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा भी करता है। और द क्रेडिटर्स ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर इसके फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी और विद फाइन या जुर्माना लगेगा, या फिर दोनों 2 साल तक की जेल भी या फिर जुर्माना भी। अब मान के चलिए एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने बी को पैसे दिए पूरे 5 लाख रुपीज, ठीक है भाई दे दिए, तो अब इनका लीगल कैरेक्टर क्या बन गया, ए बन गया क्रेडिटर और बी बन गया डेटर। तो अब इन्होंने टाइम रख लिया भाई 1 साल, ए ने बोल दिया कि 1 साल बाद दे दियो, तो अपना बिजनेस जो करना है कर ले, ठीक है, और राइटिंग में कर लेता, भाई राइटिंग में करे चाहे ना करे, दोस्त थे, पर उन्होंने इस केस में राइटिंग में कर लिया, भाई मैं 1 साल के लिए, ए बोलता है राइटिंग में लिखता है कि मैं 1 साल के लिए बी को पैसे दे रहा हूँ और विदाउट एनी इंटरेस्ट, और कितने दे रहा हूँ 5 लाख रुपए, कोई इंटरेस्ट कोई ब्याज वगैरह नहीं लूंगा, बस ये 1 साल बाद मेरे को मेरे 5 लाख जो दिए हैं ऐसे कैसे लौटा देगा। अब बी क्या करता है, बी तो बड़ा चालू रहता है, उसकी चीटिंग करने की इंटेंशन है, उसकी बेईमानदारी वाली नीयत है, वो बिल्कुल भी उसके मन में ही नहीं है कि पैसे वापस दे दूंगा इसके। वो क्या करता है, 1 साल हो जाता है तो उसको फटाफट पता कि भाई एग्रीमेंट बनवाया हुआ है उसने, सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई पैसे देगा 1 साल बाद 5 लाख रुपए वापस, और देखो कितना भला व्यक्ति था, वो भी नहीं ले रहा, ब्याज भी नहीं ले रहा। तो बी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि भाई दे दो उसके पैसे वापस, तो क्या करता है, नहीं देता पैसे वापस, और जो उसने उस 5 लाख रुपए से एक कार ली थी, मान के चलिए कोई स्विफ्ट कार ली थी, तो 1 साल बाद उस अपनी स्विफ्ट कार को, ताकि ए उसको उठा के ना ले जाए 1 साल 1 दिन होते के साथ ही कि भाई पैसे दे, वो बोलेगा नहीं है मेरे पास, तो मेरी उस प्रॉपर्टी को ए उठाकर ना ले जाए, मेरी स्विफ्ट कार को जो मैंने उसी के पैसे से ली थी, उसको कहीं या तो खुद बेच देता है या छिपा देता है, या फिर अपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर करवा देता है, वो बी उस ए के पैसे से वो कार ले रखी है बी ने, पर उसको देता नहीं है पैसे वापस। अब वो क्रेडिटर को पैसे वापस देने का उसका नियम था ना, धर्म था ना, कानून दिलाएगा ना उसको ए को, लेकिन देता नहीं है, उसके पैसे से ली हुई कार को ही कहीं ठिकाने लगा देता है, मतलब या तो छिपा देता है कहीं अपने अड्डे पर, या फिर अपने नियर रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को दे देता है, बस किससे प्रिवेंट हो सके वो, बस ए, ताकि उसको लेके ना जा सके उस कार को, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा करने पर, ऐसे उसने किया ना बी ने, और इसमें मेन पॉइंट था ये, अगर ट्रांसफर करता है उस कार को, मान के चलिए वो अपने किसी फ्रेंड को नहीं भिजवाता है, मतलब छिपलाने के लिए, मतलब कंसील करने के लिए, अपने किसी नियर रिलेटिव को ट्रांसफर कर देता है, और 5 लाख की गाड़ी को वो ट्रांसफर कर देता है, मान के चलिए 5,000 रुपए में, 5,000 रुपीज में। तो उसने ये कंसिडरेशन क्या है इसमें एडुकेट है, कोई 5 लाख की गाड़ी को 5,000 रुपए में बेचेगा, तो अगर उसने ऐसा किया ना, वो बोलेगा कि सर पैसे, अब वो या कोर्ट में केस करेगा, वो एक पुलिस कंप्लेंट करेगा, तो उसे प्रूफ मांगा जाएगा, तो वो बोलेगा सर ये देखो मेरी ट्रांसफर डिटेल, मैंने मेरी कार को तो ट्रांसफर कर दिया मेरे रिलेटिव को, और ये देखो ये उसने मेरे को पैसे दे रखे 5,000 रुपये। पुलिस वाला सोचेगा अरे 5 लाख की तेरी मार्केट वैल्यू तेरी कार की, 5,000 में ट्रांसफर कर रहा है, पागल बना रहा है, लगाओ इस पर 421 लगाओ, तो उस पर 421 आईपीसी लगेगी, ठीक है, और 2 साल तक की उसको जेल कटवाई जाएगी, जुर्माना भी है, दोनों भी, ठीक है। तो यह था 421, तो ये बहुत यूज होता है 421, पर बहुतों को पता नहीं है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 422, 23 और 24, अब हमारे 3 ही पढ़ने रह गए, हम पढ़ लेंगे आराम से। 422 सेक्शन 422 डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, तो बॉडी पढ़ेंगे। हुएवर डिसऑनेस्टली, जो कोई बिना ईमानदारी की नियत से, और फ्रॉडुलेंटली, वही धोखाधड़ी से, चालसाजी से, प्रिवेंट्स एनी डेट, रोकता है किसी कर्ज को, किसको रोकता है, किसी कर्ज को,
और डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ, या कोई उससे कोई डिमांड कर रहा है पैसे की कि भाई मेरे को दे दे, उसको रोकता है। और टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेट्स, या किसी व्यक्ति को उसको पैसे देने थे, उसको देने से वह प्रिवेंट करता है। और जो कानून जो 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 डेट का कानून है, जो पैसे को उधार देने का कानून है इंडिया में, कौन सा है वो भाई? सब्सटेंटिव लॉ है ना भाई। पैसे उसे दिए तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पैसे दिए होंगे, या किस में दिए होंगे? इन्हीं में दिए होंगे, सब्सटेंटिव लॉ में। तो अब वो किसके रिलेट उसमें आ गया, संदर्भ में आ गया? सब्सटेंटिव लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संदर्भ में आ गया। तो वही कह रहा है उसको अब, और टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द लॉ फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेट। अब पैसे देने थे भाई, सब्सटेंटिव लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे देने थे, अपना डेट देना था जिससे उसने पैसे लिए, पर प्रिवेंट करता नहीं देता है। ठीक है, ऑफ सच अदर पर्सन शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना, या दोनों। पर इसमें थिन लाइन डिफरेंस ये है बस, 421 में तो भाई कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकती है भाई। बस मेन क्या था, क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करे, डी फ्रॉड द क्रेडिटर्स, दोनों का 421 में भी हमें ये देखने को मिला था कि जो क्रेडिटर है उसके साथ फ्रॉड करे। तो लेकिन उसमें संपत्ति कोई प्रॉपर्टी को साफ से मेंशन करा कि उसको क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी 421 में साफ से लिखा है प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में तो बहुत सारी चीज आती है, सारे ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, पर 422 में स्पेसिफिकली डेट लिखा हुआ है, उधार लिखा हुआ है। 422 में जो लिखा हुआ है ऑफेंस, भाई उधार देना था एक व्यक्ति को। मान के चलते हैं ए ने बी को, वही हमारा पिछले वाला एग्जाम्पल, ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हुए हैं और 1 साल के लिए दिए हुए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है भाई 5 लाख रुपए ले ले। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है, एग्रीमेंट कर लिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है। किसी को पैसे उधार देना लीगल है, कानूनी है, या कोई किसी को पैसे उधार देता तो सजा हो जाती नहीं। ए ने बी को 5 लाख रुपए दिए हुए हैं, अब कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने किया हुआ है कि भाई 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए मैं तेरे को 1 साल के लिए देता हूँ, और 1 लाख रुपए फिर मैं तेरे से इंटरेस्ट ले लूंगा। ठीक है, ये ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ए क्रेडिटर है, बी डेटर है। तो अब क्या होता है, जैसे ड्यू डेट आती है, बी अब उसको पैसे नहीं देता है, तो और क्या करता है, उसके पास सोर्सेज होते हैं, वो दे सकता है पर नहीं देता है। अब क्या कह रहा है ये, whoever dishonesty or fraudulently prevents any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to the law for payment of his debts or the debts of such other person shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years। तो ऐसा करने पर 2 साल तक की जेल कटवाई जा सकती है बी को। ठीक है, उसके पास सोर्सेज हैं, बी दे सकता है उसको वापस 5 लाख रुपए 1 साल होने के बाद, पर देता नहीं है, प्रिवेंट करता है कि ये ले ना सके मुझसे, कुछ ऐसा कार्य करे कि ये ले ना सके मुझसे, कुछ भी उसके ऊपर XYZ कुछ भी जादू अकड़म पकड़म टिकरम करता है कि ये ए में से पैसे ना ले सके। ठीक है, या उससे जो डिमांड मेड की है इन्हें, वह डिमांड कभी पूरी ना हो सके, क्योंकि मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, कुछ उसके ऊपर धोखाधड़ी करूंगा, कुछ उसको, मेरी तो ईमानदारी की नीयत है नहीं मिस्टर बी की जो पैसे लिए थे, और इसके ऊपर ए के ऊपर जालसाजी प्रैक्टिस करूंगा ताकि ये प्रिवेंट हो जाए, ये रुक जाए, पैसे ना ले मुझसे 1 साल के बाद भी। तो ऐसा उसने किया ना, तो 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना लगेगा, दोनों भी। ठीक है, अब ये मत समझना कि भाई ये ऑफेंसेस अलग हैं, ये लगेगा, वो जो रेमेडी है सिविल लॉ में वो तो अलग है। अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ कभी वो चलते हैं पैरेलल, साथ के साथ चलते, कभी नहीं चलते, दोनों अलग होते हैं। सिविल लॉ की जजमेंट कभी क्रिमिनल लॉ पे बाइंडिंग है, कभी नहीं है, दोनों की जजमेंट्स भी डिफरेंट है, कभी बाइंडिंग नहीं है। अब सेक्शन वो तो एक्सप्रेसली कई प्रोविजंस में लिखवा देते हैं कि भाई जो जैसे फाइन वगैरह के अगर डैमेजेस ग्रांट करने के लिए कोई, जैसे क्रिमिनल लॉ में भी किसी ने डैमेजेस ले लिए और उसमें स्पेशली एक्सप्रेसली अब सेक्शन के नीचे लिखवा देते हैं, लेजिस्लेशन लिखवा रखा है लेजिस्लेचर ने बहुत सारे सेक्शंस में कि भाई कंसिडरेशन, अगर सिविल लॉ अब इसको डैमेजेस देगा टोर्ट्स वाले केस में, तो क्रिमिनल लॉ के उस अमाउंट को, कंपनसेशन को जो मजिस्ट्रेट ने दिया है उसको भी कंसिडरेशन में रखेगा। तो ये लिखवा देते हैं, पर लेकिन 422 में स्पेशली रेमेडी सिविल लॉ में भी बरकरार है और क्रिमिनल लॉ में भी है, क्योंकि भाई धोखाधड़ी, जालसाजी, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली है ना इसमें उस बी के प्रति, जो हमारे एग्जांपल में था। तो यही कहना चाहता है 422। अब 423, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बिना ईमानदारी वाली नीयत से और चाल साजिश से क्या किया, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, कोई ट्रांसफर डीड होगी उसका एग्जीक्यूशन करवाया, ठीक है, ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट, पर उस एग्जीक्यूशन डीड में एक गलत, एक झूठी कथन है, और झूठा कथन किससे रिलेटेड है, कंसिडरेशन से रिलेटेड, लेन देन से रिलेटेड। अब इसका एग्जांपल एक पहले दे देता हूँ, ये सेक्शन की बॉडी पढ़ने से पहले। एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति को एक हाउस खरीदना है DLF कैमेलियाज में, जिसकी कीमत है 20 करोड़ रुपीज उस फ्लैट की, ठीक है, और बी का वह फ्लैट है, बी बेचने वाला है।
तो ए और बी के बीच में डील हो जाती है, ए खरीदने वाला है, ए बायर है, बी सेलर है उस डीएलएफ कैमेलियस के फ्लैट का, 20 करोड़ में उनकी डील हो जाती है। पर वो क्या करते हैं, ए क्या करता है, बोलता है कि सरकार को इतना बेनिफिट हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन में, उनको इतना टैक्स चला जाएगा रजिस्ट्री का, जो हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इसका, क्योंकि सीधा सीधा 20 करोड़ का उनको 6% या 7% हरियाणा में रेट है, गुड़गांव में, तो वह देना पड़ेगा। अब 20 करोड़ का 7% देख लो, वह उनको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, एक सरकार को फीस देनी पड़ेगी। अब वो उसके चक्करों में क्या करते हैं, सीधा यूं कहते हैं कि भाई 20 करोड़ तो है ना तेरे को, 19 करोड़ तू बी ब्लैक में ले, और 1 करोड़ हम बस कंसिडरेशन का अमाउंट रखते हैं कि भाई डीएलएफ कैमेलियाज में ए, जो मैं ए हूँ, तेरा फ्लैट 1 करोड़ में ले रहा हूँ, तो 1 करोड़ पे अब स्टैंप ड्यूटी का कितनी भरनी पड़ेगी, वही 7% के रेट पे कितनी भरनी पड़ेगी, 7 लाख रुपए। तो अब उसको टोटल 1 करोड़ 7 लाख बस उसने झूठा झूठा ऊपर से वही पोम्पी शोम्पी दिखाया सरकार को, लेकिन 19 करोड़ उसके पास ब्लैक से भिजवा दिए बी के पास। तो क्या किया उसने, 423 का ऑफेंस किया ए ने, और बी ने भी अगर सहमति दी तो बी पर भी लगेगा यही, ठीक है। अब सहमति हमारे एग्जाम्पल दी थी तो ए और बी दोनों चार्ज होंगे। कंसिडरेशन का झूठा दिखाया एक उसमें डीड में, एग्जीक्यूशन डीड में, एक कन्वेंस डीड में मान लेते हैं, कंसिडरेशन को झूठा दिखाया, जो तेरे मेरे बीच में लेन देन हो रहा है वो हो तो एक्स्ट्रा का रहा है पर उसको झूठा दिखाया, तो अब दोनों को 423 में पनिशमेंट मिलेगी, ए को भी और बी को भी। अब हम पढ़ते हैं बॉडी, ये तो एक एग्जाम्पल था, इसमें और भी मेंस रे और भी एक्टर सीरीज प्रोड्यूस होते हैं, वो आप खुद एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं। Whoever dishonestly और fraudulently signs, जो कोई भी बिना ईमानदारी वाली नीयत से या धोखाधड़ी से, जालसाजी से क्या करता है, साइंस हस्ताक्षर करता है, एग्जीक्यूट्स एक डीड को, कोई ट्रांसफर डीड को, कोई पेपर को जो कि रिलेटेड है किससे, सीधा सीधा ट्रांसफर से, एग्जीक्यूट्स करता है, और बिकम्स अ पार्टी टू एनी डीड, या फिर एक दल बन जाता है किसी डीड का, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट या किसी इंस्ट्रूमेंट का दल बन जाता है, मतलब पार्टी बन जाता है, विच परपोज टू ट्रांसफर, और वो एग्जीक्यूशन, वो डीड, उस एग्जीक्यूट करने से क्या हो रहा है, उस डीड को उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करने से क्या हो रहा है, उसे सीधा सीधा ट्रांसफर हो रहा है एक वस्तु का, और सब्जेक्ट टू एनी चार्ज एनी प्रॉपर्टी, या फिर किसी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब चार्ज क्रिएट कहाँ होता है, सेक्शन 16 सीपीसी में होता है, ठीक है, और एनी इंटरेस्ट देर इन, या फिर हित क्रिएट हो रहा है उस एग्जीक्यूशन डीड से, उसको उस इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए, ठीक है, एंड विच कंटेन्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफर और चार्ज, और उसमें डीड में एक झूठा कथन है, और वो झूठा कथन किससे संदर्भ रख रहा है, किससे रिलेटेड है, सीधा कंसिडरेशन से, सीधा सीधा राशि से, सीधा सीधा अमाउंट से, लेन देन से। भाई हमारे बीच में क्या लेन देन हो रहा है, हमने डीएलएफ कैमेलियस तो लिया था, ये तो बिल्कुल सच्ची स्टेटमेंट लिख दी, लेन देन हमारा डीएलएफ कैमेलियस में फ्लैट का हो रहा है, लेकिन लेन देन कितने में हो रहा है, 20 करोड़ में एक्चुअली जो सम था वो हुआ था, लेकिन लिखा क्या, 1 करोड़ रुपए लिखा कि 1 करोड़ में हो रहा है, ये तो सीधा सीधा फॉल्स है, झूठा कथन है। तो ऐसा ही इसकी बता रहा है 423 और 4 और रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्संस फॉर हुज यूज और बेनिफिट इट इज रियली इंटेंडेड टू ऑपरेट शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजमेंट विद द डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद 2, तो ऐसा करने पर 2 साल की जेल कटवाई जाएगी उसको, व्यक्ति को, दोनों को, हमारे एग्जांपल में ए और बी को, या फिर जुर्माना लगेगा या फिर दोनों लगेंगे, ठीक है। तो यह था हमारे 423 आईपीसी का ऑफेंस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 424 का, सेक्शन 424 424 आईपीसी, जो कि हमारा आज का लास्ट रहेगा, ठीक है। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, वही बेईमानदारी वाली नीयत से या और धोखाधड़ी से, मतलब चालसाजी, फ्रॉडुलेंट आती के साथ धोखाधड़ी चालसाजी ऐड कर लिया करो। रिमूवल, रिमूव किया या छिपाया किसी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को। बॉडी पढ़ते हैं, हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कंसील्स और रिमूव्स एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, जो कोई भी बिना ईमानदारी वाली नीयत से और फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके कंसील करता, छुपाता है, छिपलाता है, या रिमूव्स, उसकी प्रॉपर्टी थी पर पता चला कुछ होने वाला मेरी प्रॉपर्टी को और मेरे ऊपर कुछ दुर्घटना आने वाली है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मतलब किसी और को दे देता हूँ। एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, उसकी, और एनी अदर पर्सन, या किसी और व्यक्ति की भी। और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली असिस्ट, या वही बेईमानदारी वाली नीयत से या फिर धोखाधड़ी की नीयत से क्या करता है, असिस्ट करता है, किसी का साथ देता है। इन द कंसीलमेंट, किसमें, किसी प्रॉपर्टी को छिपलाने में, और रिमूवल, या किसी प्रॉपर्टी को रिमूव करने में, कहीं से निकालवाने में, देयर ऑफ, वही प्रॉपर्टी को। और डिसऑनेस्टली रिलीजेस एनी डिमांड, या फिर वही बेईमानदारी वाली नियत से रिलीज करता है, अपने मुख से कोई डिमांड निकालता है। और क्लेम, या कोई क्लेम करता है कि पता है उसको कि जो मैं क्लेम कर रहा हूं वो मेरा नहीं है, ठीक है। टू विच ही इज एंटाइटल, डिसऑनेस्टली रिलीजेस एंड डिमांड, रिलीजेस एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज एंटाइटल शैल बी पनिश्ड विद
इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 2 years और विद फाइन और विद बोथ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को 2 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या जुर्माना या दोनों भी, ठीक है। तो इसका क्या एग्जांपल लेने से पहले एक बार बॉडी को दोबारा पढ़ लेते हैं ब्रेक करके। हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, बेईमानदाराना वाले तरीके से और जालसाजी करके, कंसील्स और रिमूव्स, छिपाता है या रिमूव मतलब या तो निकाल लेता है, एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, कोई भी संपत्ति उसकी, और ऑफ एनी अदर पर्सन या किसी और व्यक्ति की, और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली असिस्ट, या फिर बेईमानदारी वाली नीयत से और या धोखाधड़ी से असिस्ट करता है, किसको, किसी को असिस्ट करता है मतलब साथ देता है, इन द कंसीलमेंट और रिमूवल देयर ऑफ, किसी और का असिस्ट करता है, किसी और का साथ देता है किस चीज में, कि वह और मैं मिलकर यह प्रॉपर्टी छुपा लें या फिर इसको रिमूव कर दें। और डिसऑनेस्टली रिलीजेस एनी डिमांड और क्लेम, या डिसऑनेस्टली क्या रिलीज करता है, क्या छोड़ता है, कोई भी डिमांड, कोई भी मांग या कोई भी क्लेम, ठीक है, टू विच ही इज एंटाइटल्ड, जिसके लिए वह हकदारित है, ठीक है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड 2 years और विद फाइन, तो ऐसा करने पर 2 साल की जेल कटवाई जाएगी। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट भी लिखी हुई है, या फिर सिंपल, दोनों में से कोई चीज दे सकते हैं, या फिर जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। तो ये हमारे हो गया आज के सेक्शन पूरे 424 तक हमने पढ़ लिए हैं आज तक, मतलब आज इस वाली क्लास में। अब हम कल कंटिन्यू करेंगे 425 से मिसचीफ से, ठीक है। तो हम हमारे जो ये होगा, जो राजस्थान का प्री आने वाला है 23 तारीख को, उससे पहले हम चैप्टर 17 अपना पूरा कर देंगे। लेकिन देखो आगे तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं जितने मेनली ये चैप्टर 16 और चैप्टर 17 वाले ऑफेंसेज हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने जो पहले वो डिफेंसेस वगैरह की जो बनाई हुई हैं जनरल एक्सेप्शंस की, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आई बटन लगा दूंगा डिफेंसेस की वीडियो में, वह देख लेना, ठीक है। सो बाय बाय, आज की वीडियो यहीं खत्म होती है रैपिड रिवीजन की आईपीसी में। आज हमने कौन से सेक्शन किए, आज हमने 410 से लेके 424 तक पूरे कर लिए हैं, वो भी समझ के डीपली, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।